आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं श्री मोहन दीक्षित जी। वर्ष 2025 चल रहा है। आज के समय में साइबर फ्रॉड एक आम बात हो रही है। किसी के फोन से 20,000 रुपए का फ्रॉड हो रहा है, किसी को न्यूड वीडियो कॉल्स आ रहे हैं। इसके अलावा अभी एक चला था फेक कार्ड बेडिंग स्कैम। तो किसी को लगा रही शादी का कार्ड है, किसी का होगा, जैसे उस पर क्लिक करेगा वो APK फाइल इंस्टॉल हो जाएगी उसके अंदर, मोबाइल के अंदर एक्सेस है मोबाइल का, वो जहाँ से सेंड की है उसके पास चला जाएगा। मेरे पास इस तरह के ऑफर ज्यादा होते हैं कि फ्लिपकार्ट दे रहा है दीपावली पर iPhone 499 रुपए फ्री कैशबैक, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में फ्री कुछ भी नहीं है। बिहार में एक जगह है जामताड़ा, वहाँ का पूरा गांव के वहाँ के जो लड़के थे वो बेरोजगार थे, तो उन्होंने इसी को अपना बना लिया कि उन्होंने वहीं से एक लड़कियों की तरह आवाज में बदल कर बात करने लगे और लोगों के OTP इस तरह की चीजों को मांगना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने जो NCRP पोर्टल बनाया है उस पर अभी तक लगभग 38 लाख रिपोर्टिंग हो चुकी है। फ्री वाईफाई, OTP नहीं बताना चाहिए किसी को, एंटीवायरस को डाउनलोड करके रखना चाहिए, सिस्टम को अपडेट करते रहना चाहिए लगातार, पासवर्ड्स को चेंज करते रहना चाहिए, अननोन लिंक पर कभी क्लिक नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम रवि पांडे। आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस नए पॉडकास्ट में। वर्ष 2025 चल रहा है। आज के समय में साइबर फ्रॉड एक आम बात हो रही है। किसी के फोन से 20,000 रुपए का फ्रॉड हो रहा है, किसी को न्यूड वीडियो कॉल्स आ रहे हैं, किसी के साथ कोरियर के नाम से ठगी हो रही है। कई ऐसे फ्रॉड, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन सवाल सामने आता है कि आखिर इन साइबर फ्रॉड से कैसे बचें? क्या हमें एक अच्छी एजुकेशन की आवश्यकता है? क्या साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है? यदि आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं, आप किसी साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं, तो आप कैसे अपने पैसे वापस लें? कई सवाल सामने आते हैं। आज इन सवालों के जवाब जानेंगे इस पॉडकास्ट में। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं श्री मोहन दीक्षित जी। मोहन दीक्षित जी साइबर अवेयरनेस एक्सपर्ट हैं और साइबर फ्रॉड के कई मामलों की गहन जांच कर चुके हैं और इनको काफी अच्छा अनुभव है कि कैसे आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, कैसे आप अपने ठगी के शिकार हुए पैसों को वापस ले सकते हैं। आज कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, आपका हार्दिक स्वागत है इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप हमारे दर्शकों को बताएं कैसे आप एक साइबर अवेयरनेस एक्सपर्ट के तौर पर आप उभरे और आपकी जर्नी यहाँ तक की कैसी रही? सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। साइबर में जाने का रास्ता एक था मेरे लिए। सबसे पहले गवर्नमेंट द्वारा कुछ कॉम्पिटिशन्स कराए गए थे पहले, तब साइबर इतना नहीं था, लोगों को जानकारी नहीं थी साइबर की। तो उस टाइम क्या था कि लोग, जब मैंने उस कंपटीशन में, एक साइबर पीस फाउंडेशन है और NCRT दोनों ने मिलकर एक कंपटीशन कराया था कि लोगों को कैसे अवेयर करें, तो इस पर कुछ कंटेंट बनाइए। मैंने कुछ कंटेंट बनाया, उन लोगों को पसंद भी आया और मैं उसमें फर्स्ट पोजीशन पे आया। अच्छा। उसके बाद थोड़ा सा मेरे अंदर थोड़ा सा जिज्ञासा बोलते हैं, जिज्ञासा सी बड़ी मेरे अंदर। उसके बाद मैंने कई इंटर्नशिप ज्वाइन की, कुछ सरकारी इंटर्नशिप, गवर्नमेंट की इंटर्नशिप थी वो ज्वाइन की साइबर सिक्योरिटी से लेकर, कुछ प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा इंटर्नशिप चलाएंगी उनको ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे ISE एक प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ IT का, अच्छा, उसमें मैंने अप्लाई किया। उसमें मैं एज ए साइबर मास्टर ट्रेनर सेलेक्ट हुआ। अच्छा। मैंने वहाँ ट्रेनिंग भी ली अपनी और साथ ही साथ उन्होंने मुझे साइबर एम्बेसडर भी बनाया फॉर उत्तर प्रदेश के लिए। कि मुझे उत्तर प्रदेश में जागरूकता फैलानी है, अवेयरनेस देनी है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कम्युनिटी के बीच में, पंचायत लेवल, ठीक है, ग्राम पंचायत लेवल तक हमें इस तरीके से अवेयरनेस देनी है। मैंने स्टार्ट कर दिया ये। उसमें हमें कुछ टोकन भी मिलता है, कुछ एप्रिसिएशन टोकन भी मिलता है। तो इस तरीके से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई। सर, जैसा कि आपने हमें बताया कि आप उत्तर प्रदेश के साइबर अवेयरनेस एक्सपर्ट के तौर पर आप काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में और आप ब्रांड एम्बेसडर भी बने हुए हैं। आपकी एजुकेशन कैसे रही इस सेक्टर में? आपने एजुकेशन कहाँ से की सर? मैंने एजुकेशन आगरा यूनिवर्सिटी से की है। अच्छा। BSc इन कंप्यूटर साइंस। अच्छा। उसके बाद मैंने MSc इन कंप्यूटर साइंस में की। इस तरीके से हमारा, इसलिए टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में थोड़ा सा मेरा रुझान इस तरह आया, इस तरीके से, क्योंकि हमारी जितनी एजुकेशन है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हुई। उसके बाद मैंने स्कूल्स भी ज्वाइन किए। मैं इस टाइम एज ए PGT कंप्यूटर साइंस भी हूँ। एक CBSE स्कूल है, यंग स्कॉलर्स अकेडमी, शुकाहाबाद में। अच्छा। तो मैं वहाँ पर एज ए PGT कंप्यूटर साइंस टीचर भी हूँ। अच्छा। इस तरीके से मैं दोनों चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ, साथ में एज ए टीचिंग प्लस साइबर अवेयरनेस एम्बेसडर के रूप में काम कर रहा हूँ।
ये सर बहुत अच्छी बात है सर कि हमारे समाज में, खासकर हमारे देश में इसकी बहुत आवश्यकता है। लोगों के साथ साइबर फ्रॉड इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है कि किस चीज़ से हमें बचना है, कैसे हमें इस ठगी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सर, आपके अनुभव से भारत में साइबर फ्रॉड की संख्या बढ़ती चली जा रही है, किस वजह से? इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है? इसके पीछे सबसे पहला कारण है कि साइबर सुरक्षा की लोगों को जानकारी ना होना, अच्छा। कि कैसे हम अपने आप को साइबर सेफ रखें। अच्छा। आजकल आज देखा गया है कि बहुत करोड़ों वेबसाइट्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, जी। लेकिन लोगों को नहीं पता है कि कौन सी वेबसाइट सुरक्षित है और कौन सी अनसेफ है। जी। तो कैसे पता करें? तो लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम वेबसाइट को देखें कि कौन सी सुरक्षित है, तो सबसे पहला आता है कि जब भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका जो एड्रेस होता है, यूआरएल जिसको बोलते हैं, जी। www और आगे पूरा वेबसाइट का नाम होता है। जी सर। तो www से पहले अगर एक वर्ड होता है HTTPS, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और एक होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। तो अगर किसी भी वेबसाइट के एड्रेस के स्टार्टिंग में HTTP लगा है तो वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है, और जिसके www से जस्ट पहले HTTPS लगा हुआ है, साथ में S और लगा हुआ है, S रिप्रेजेंट करता है सिक्योर को। अच्छा। जितनी भी वेबसाइट होती हैं, अगर S लगा है इसका मतलब उसका डेटा वो इनक्रिप्ट होके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। इनक्रिप्ट का मतलब वो एक ऐसी कोडिंग में कन्वर्ट हो जाता है कि बीच में कोई हैकर उसको हैक न कर पाए। तो सबसे पहले लोगों को देखना चाहिए कि कोई भी लिंक भी आता है तो साथ में उससे पहले HTTP है या HTTPS है, तो HTTPS होना चाहिए, तभी आप उस लिंक पर या उस वेबसाइट पर क्लिक करें। अच्छा। पहली चीज। जी। यदि हमें मान लीजिए कोई लिंक आता है, जैसे मैंने कई बार देखा है व्हाट्सएप पर लिंक आती है कि फ्लिपकार्ट दे रहा है 499 रुपए का रिचार्ज फ्री, फ्लिपकार्ट पे आप मोबाइल जीत सकते हैं। जी। तो जब हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमें ये चीज देखनी होगी कि क्या वो HTTP है या HTTPS है। यस, बिल्कुल। यदि HTTP है तो उस पर हम क्लिक ना करें। HTTPS होना चाहिए, साथ में आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक और देखनी है। अच्छा। जैसे फ्लिपकार्ट, www, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट तो उन्होंने के को क्या कर दिया, उसके साथ सी बना दिया। अच्छा, फ्लिपकार्ट तो मतलब कोई एक लेटर हल्का सा इस तरीके से चेंज कर देंगे जिससे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फेक है या रियल है। तो आपको ग्रामेटिकल चीजें भी देखनी है, वहां पर स्पेलिंग्स भी देखनी है कि लिंक में स्पेलिंग्स भी क्या है। अच्छा। तो इस तरीके से आपको अवेयर रहना है, तभी आप इस डिजिटल वर्ल्ड में सेफ रह सकते हैं। जी। जी। दूसरा इसी के साथ आता है कि और भी कई तरीके हैं, जैसे कि हम जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो जब भी देखा होगा HTTPS से जस्ट पहले एक पैडलॉक बना होता है, लॉक, ताला सा बना होता है। अगर आप उस ताले पे क्लिक करें तो आपको उसके अंदर सर्टिफिकेट दिखाई देगा। अच्छा। कि ये वेबसाइट कब से चल रही है और ये कब एक्सपायर होने वाली है। उस पे ऐसे क्लिक करने से पता चल जाता उसका है। पूरी डिटेल आ जाएगी उसके अंदर। अच्छा जी। कनेक्शन इज सिक्योर लिख के आएगा उसके अंदर, उस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, पैडलॉक के अंदर कनेक्शन इज सिक्योर आएगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर पूरा एक विवरण आ जाएगा कि ये वेबसाइट किसने डेवलप की है, इसका ऑनर कौन है, कब इसने डेवलप हुई, कब एक्सपायर होने वाली है, और ये इसी सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं है इसको। अच्छा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ये वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। तो कई सारी चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम साइबर ठगी का शिकार ना हो। तो बेसिक चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और आपने जैसा हमें बताया कि साइबर ठगी से बचाव का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम अपने आप को अवेयर करें, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में आगे तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन चीजों को सीख नहीं रहे हैं। हमें सीखना भी पड़ेगा साथ साथ। जितनी टेक्नोलॉजी को हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये नहीं कि हम टेक्नोलॉजी को सिर्फ यूज करें, हमें उसके बारे में पहले जानकारी भी होना चाहिए, तभी हम इस डिजिटल वर्ल्ड में सेफ रह सकते हैं। जी। अगर हम भारत की बात करें और अन्य देशों से तुलना करें, भारत की क्या स्थिति है पूरी दुनिया के मामले में साइबर फ्रॉड के केसेस में? साइबर फ्रॉड के केसेस में चाइना सबसे आगे है। अच्छा। क्योंकि साइबर फ्रॉड भारत में भी अगर किए जा रहे हैं तो चाइना की साइड से किए जा रहे हैं। अच्छा। अभी इंडियन NCRP एक पोर्टल है, उसने चाइना की कई एप्लीकेशंस को बंद करा दिया। जिसे पहले टिकटॉक चलता था, अभी हाल फिलहाल में 19 एप्लीकेशन बंद किए थे मोदी सरकार ने। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से चाइना के बहुत सारे एप्लीकेशंस को बंद किया जा रहा है। चाइना इस तरह की टेक्नोलॉजी ला रहा है
कि आगे टाइम में चाइना सोच रहा है कि क्यों ना टेक्नोलॉजी के थ्रू युद्ध किया जाए, अच्छा। वर्चुअल युद्ध किया जाए, जिससे कि किसी को कुछ दिखाई ना दे और युद्ध भी होता रहे। अच्छा। वहाँ के फाइनेंशियल सिस्टम पर अटैक किया जाए, अच्छा। वहाँ के सर्वर्स पर अटैक किया जाए। तो इस तरह की चाइना रणनीति बना रहा है। अच्छा। तो इसलिए हमारा भारत ने भी इस तरीके से कुछ डिपार्टमेंट तैयार किए हैं जो अभी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी और टूल्स बना रहे हैं जो इस तरह की चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं। जी, आपको काफी अनुभव है साइबर ठगी के मामलों में, कैसे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। आपके अनुभव से सबसे ज्यादा वायरल ऐसा कौन सा फ्रॉड है जो आपके सामने ज्यादातर आता हो और आप हमारे लोगों को अवेयर करना चाहें? देखिए, अभी डिजिटल अरेस्ट स्कैम सबसे ज़्यादा चल रहा है। अच्छा। इसमें क्या होता है, आपके पास कोई अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है, हम्म। ऑडियो कॉल भी आ सकती है, अच्छा। और उस वीडियो कॉल में जो प्रोफाइल पर फोटो लगी हुई होती है वो हम्म। किसी पुलिस ऑफिसर की हो सकती है, सीबीआई ऑफिसर की हो सकती है। अच्छा। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो कॉल करते हैं और एक इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, तो जब वो वीडियो कॉल करते हैं तो उनका बैकग्राउंड जो होता है वो एकदम पुलिस ऑफिस की तरह होता है, जिस तरीके से पुलिस अच्छा। बना होता है, बैकग्राउंड में लोगो लगा हुआ है। अच्छा। और डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं कि आपके खिलाफ ये अरेस्ट वारंट आया हुआ है, या आपके खिलाफ कोई ड्रग पकड़ा गया है, अच्छा। कहीं कोई कोरियर पकड़ा गया है, उसमें आपका आधार कार्ड मिला हुआ है, आपका अच्छा। पैन कार्ड मिला हुआ है। तो इस तरह से चीजें वो उसको जीतने की कोशिश करता है, उसका विश्वास कि आपका आधार कार्ड भी है, इसमें आधार कार्ड नंबर बता दिया, पैन अच्छा। कार्ड है, पैन कार्ड बता दिया। और वो सामने वाला इतना डरने लगता है, क्योंकि जो क्राइम है, क्राइम का सबसे पहला, क्राइम में इन्वॉल्व होने का कारण है डर। हम्म। तो सबसे पहले वो डराने की कोशिश करते हैं। ये आधार कार्ड वगैरह उनके पास कैसे आते हैं? ये आज के टाइम हम लोग देखते हैं कि मोबाइल में आधार कार्ड सेव कर लेते हैं। बहुत से लोग क्या है, आधार कार्ड कहीं नहीं ले जा रहे हैं, मोबाइल में फोटो क्लिक किया, जी उसको रख लिया। जी जी। पैन कार्ड की फोटो क्लिक की, मोबाइल में रख ली। हम्म। मोबाइल में हर चीज रखना सेफ नहीं है, अच्छा। क्योंकि मोबाइल पर जब हम बहुत सारे एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं और हम सभी को प्राइवेसी सभी को दे सकते हैं कि हमारा ये कैमरा एक्सेस कर ले, ये ऐप, ये हमारी गैलरी एक्सेस कर ले, जब हम लोग कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें परमिशन मांगता है, हम परमिशन लोग मांगता है, अलाउ जल्दबाजी करते में उसको जाते हैं, अलाउ 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 कर अलाउ देते अलाउ हैं, करते अलाउ चले करते जाते चले हैं। जाते हैं, कुछ जी। सोचते नहीं है। अच्छा। अब अलाउ का मतलब ये है, अगर मैं उसमें आया कि आपका मल्टीमीडिया अलाउ, हम्म। आपका गैलरी अलाउ, आपने अलाउ कर दिया, इसका मतलब आपने उस ऐप को, उसका जहां भी सर्वर हो, जहां से वो ऑपरेट किया जा रहा है, हम्म। आपने अपनी गैलरी वहां उसको दे दी। अच्छा, वो चाहे तो हमारे फोन की गैलरी देख पूरी सकता है। गैलरी देख लेगा और पूरी अच्छा। सारी चीजों को निकाल लेगा। अच्छा। तो साइबर क्रिमिनल अगर आपको डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फंसा रहे हैं, आपको वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। सोशल मीडिया से आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, आपकी इस तरह का डेटा पहले सर्च करेंगे वो। उसके बाद फिर आपको जब वो कंफर्म हो जाएंगे इनका सारा डेटा मेरे पास आ चुका है, उसके बाद वो वीडियो कॉल करेंगे। पूरा उनके पास रिसर्च होती है कि ये रिसर्च पैसे होती है, वाला आदमी है, बिल्कुल, इसके बस अकाउंट बस। में पैसे हैं, हाँ, और इसकी कमजोरी ये है, बस, इसके लड़के हैं, इतनी बिल्कुल। लड़कियां हैं, यहाँ का रहने वाला है, आधार कार्ड ये है। अच्छा। तो इस तरह से रिसर्च करने के बाद जब वो वीडियो कॉल करते हैं, हम्म। और उसके बाद फिर वो पर्सन इतना उस पर विश्वास करने लगता है और वो एक अरेस्ट की पोजीशन में आ जाता है। वैसे डिजिटल अरेस्ट कुछ होता नहीं है, अच्छा, ऐसा कोई भी ऐसा अरेस्ट? कोई भी क्राइम नहीं है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया हुआ है जी। कि कोई भी पुलिस अधिकारी डायरेक्ट इस तरह से वीडियो कॉल करके किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है, थाने नहीं बुला सकता है। अच्छा। तो हमें अवेयर रहने की जरूरत है। इस तरह की वीडियो कॉल पर, ऑडियो कॉल पर कभी हमें जवाब नहीं देना है। आप इस तरह की कॉल को ब्लॉक करिए तुरंत, और इसको रिपोर्ट करिए। इसकी पहचान क्या होती है कि नंबर कहीं बाहर का नंबर होता है, किसी और देश का नंबर होता है? ये जो नंबर्स आते हैं वो 10 डिजिट से ज्यादा के होते हैं, 10 डिजिट से। अच्छा। और मोस्टली पाकिस्तान से आते हैं इस तरह के कॉल। अच्छा। तो जब हम, जैसे ये नंबर आते हैं तो हमें रिपोर्ट जरूर करना चाहिए। लोग अच्छा। रिपोर्ट नहीं करते हैं। अगर मेरे पास कॉल आई, चलो ठीक है, मैंने पहचान लिया कि हाँ ये फेक कॉल है, मैंने काट दिया उसको, पर मैंने रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि मुझे अवेयर है कि ये फेक कॉल है, रिपोर्ट नहीं किया, बैठ गए शांति से। अब रिपोर्ट ना करना, उसको एक बढ़ावा मिल गया क्रिमिनल को। वो आपके साथ तो ठीक है, उसने क्राइम नहीं कर पाया, लेकिन और लोगों के साथ वो क्राइम पता चला करेगा। उसने 100 लोगों को फोन किया, 100 में 10 ने उसका फोन काट दिया, काट ब्लॉक दिया। कर दिया। उसमें से अगर 10 लोग भी
उस ठगी का शिकार हो गए और उन्होंने पैसे दे दिए, तो उसको मोटिवेशन मिल गया। मोटिवेशन मिल जी। गया। तो रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। हम्म। इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। एक पोर्टल है sancharsati.gov.in। अच्छा। आप इस पर अननोन नंबर्स को, जो आपको फेक कॉल कर रहे हैं, धमका रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं विद एविडेंस। आपको अच्छा। एविडेंस भी लेने हैं, स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, वीडियो कॉल आई है उसकी रिकॉर्डिंग भी करिए। तो इस तरह के एविडेंस लगा के आप वहाँ रिपोर्ट कर दीजिए। गवर्नमेंट कुछ ही दिनों में इस तरह के नंबर्स को ब्लॉक कर देती है। हमारे कई दोस्त हैं, उनसे मैंने ये कई बार ऐसा हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हुआ और मैंने उनसे अपील किया कि इसकी आप कंप्लेंट करो। तो हमारे दोस्त ये बोलते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा, पुलिस के बारे इतना समझ रहा है कि वो नंबर ब्लॉक करता घूमेगा। आज के टाइम क्या और है? मैं आपको देखिए जनरली एक बार बताऊं, मैं एक बार थाने में भी गया। एक मेरे पास ऐसे ही कॉल आया था, पाकिस्तान से बोल रहा था कि भाई उनकी आवाज से मुझे लगा पाकिस्तान से है। बोला कि आपका आधार कार्ड एक गांजा तस्करी में हमें मिला है और आपके ऊपर ये उसने आईपीसी की और बीएनएस की कुछ धाराएं बताई हमें। तो हमने उसके शिकायती प्रार्थना पत्र तैयार किया और आईजीआरएस पे उसको डाला। थाने से फोन आया कि भैया आपकी क्या शिकायत है, आप आइए मिलिए आके, यहाँ बीटा 2 थाना है। मैं गया वहाँ पर, तो वो पुलिस वाले हमसे बोल रहे हैं कि ये सर नंबर अनट्रेसेबल है, हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने ये चीज भी देखी कि लोग और अवेयर हो, जब लोगों की बातों पे सुनवाई हो। तो ऐसे ही हमने अपने दोस्त से बोला कि सर आप इसकी रिपोर्ट कीजिए। तो हमारे दोस्त ने बोला कि सर कुछ हो रही नहीं। देखिए, रिपोर्टिंग के लिए एक हमें पता होना चाहिए कि हमें रिपोर्टिंग करनी कहाँ है। अच्छा। जैसे अभी आपने बताया कि आपने रिपोर्टिंग की, आप रिपोर्टिंग सही जगह पर करिए। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी, साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है, तो आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे वहाँ पर रिपोर्ट करिए। अगर आपको किसी सोशल मीडिया से कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी आपके साथ कोई भी सोशल मीडिया की तरफ से कोई भी साइबर क्राइम होता है, वहाँ पर कोई बहुत सारे फ्रॉडस्टर रजिस्टर्स अपने आप को कर लेते हैं। वहाँ पर अगर आपके साथ कोई क्राइम करते हैं, वहाँ पर रिपोर्ट करिए। 1930 पर कॉल करिए। और जब क्राइम होता है उसके 1 आवर के अंदर आप करिए, 1 घंटे के अंदर आप रिपोर्टिंग करिए। आप जितना टाइम लगा दोगे, क्रिमिनल आपसे उतना ही दूर होता चला जाएगा। अच्छा। तो क्या है, जिससे कि फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत सारे होते हैं। जिससे अभी लोगों के साथ कोई क्राइम हुआ, फिर लोगों को पता नहीं अब करना क्या है। अभी ये सोच डर जाते हैं कि अब अभी क्या करें, हमारा पैसा अकाउंट से इतना कट चुका है। तो आपको तुरंत, जब आपको पास कोई लिंक आया, फेक लिंक आया, ओटीपी आया, तो आपने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, आपने तुरंत बता दिया साइबर क्रिमिनल्स को। तो रिपोर्टिंग करने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? आप तुरंत 1930 पर कॉल करिए। आप उनको अपनी ट्रांजेक्शन डिटेल बताइए, यूपीआई ट्रांजेक्शन डिटेल बताइए। जिस अकाउंट में वो पैसा गया होगा वो तुरंत वहां से फ्रीज कर देंगे। क्योंकि बैंक और एनसीआरपी जो पोर्टल है, उनके बीच इतना कोऑर्डिनेशन हो गया है कि उनके पास वो परमिशंस है, वो उस अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए मेरे अकाउंट से किसी ने 18,000 रुपए निकाल लिए और मैं 1930 पर संपर्क करता हूँ और उन्हें अपनी ट्रांजेक्शन डिटेल बताता हूँ, तो जिस अकाउंट में पैसे गए हैं, जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकारी अधिकारी है, पुलिस है, वो उस अमाउंट को फ्रीज कर देंगे वहीं अच्छा। पर। तो वो आपका फिर वापस आने के चांस बढ़ जाते हैं पैसे। अच्छा। क्योंकि फिर वो फ्रीज हो गए, फिर वो कोई निकाल नहीं सकता उसको, फिर वो आपके वापस आ जाएंगे पैसे। अच्छा। तो इस तरीके से आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है। कोशिश करनी है कि अगर फ्रॉड आपका अभी हुआ है तो तुरंत उसको आप, ऐसा नहीं कि आप 3-4 दिन बाद उसकी कंप्लेंट कर रहे हो तो सॉरी, ऐसा नहीं कि आप 3-4 दिन बाद उसकी कंप्लेंट कर रहे हो तो उतनी आपकी फंड की सिक्योरिटी आपकी कम हो जाएगी और चांसेस है कि वो फिर पैसा आपको ना मिले। ज्यादातर केसेस में हमने ये देखा है कि नॉलेज की कमी हमने देखी है लोगों की। पैसे कट गए तो सबसे पहले आदमी सोचता है कि जाके थाने में कंप्लेंट करते हैं, एफआईआर जाके करते हैं, और थाने में आप जाते हो, एप्लीकेशन देते हो, वो एफआईआर लिखता नहीं लिखते हैं। क्योंकि एफआईआर हर मामले में कैसे लिखी जा सकती है? देखिए, जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो अगर आसपास कोई थाना नहीं है साइबर क्राइम, अब तो डिस्ट्रिक्ट्स में साइबर क्राइम थाना बहुत खुल गए हैं। अच्छा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर क्राइम थाना जरूर है। तो सबसे पहले है, अगर आपके पास आसपास कोई साइबर क्राइम थाना नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका जो मैंने अभी आपको बताया 1930। अच्छा। आप इस पर तुरंत कॉल करिए। अगर आपके पास कोई भी कॉल आती है तो मैंने आपको अभी बताया कि एविडेंस तुरंत रखिए। अपना जो मोबाइल नंबर है, अपना नाम है, यूपीआई ट्रांजेक्शन डिटेल्स है, और एक अपना जो भी आपके साथ हुआ उसका पूरा विवरण आप तुरंत उनको बताइए। उसके बाद
जब रिपोर्टिंग हो जाए उसके बाद आप थाने भी जाइए, वहां भी बताइए। अब इतना लोग कर देते हैं, थाने पहुंचे, रिपोर्टिंग कराए। अब उनको नहीं पता है पुलिस कितना इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पर। हम जैसे एग्जांपल, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, वहां से दवाई ली हमने। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार दिखा के आए हम सही हो गए, तो हम उसको फॉलो अप लेते हैं, दोबारा फिर जाते हैं उसके पास, डॉक्टर के पास। लेकिन थाने में रजिस्टर करने, कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए आप एक बार रजिस्टर कराए तो अब ऐसा तो नहीं है पुलिस आपके पास घर पर आएगी, आपको दोबारा उसको फॉलो अप में लेना है। वो आप जाइए कि हमारी जो कंप्लेंट की थी वो उसकी क्या है, ट्रैक कर, क्या कहाँ तक हो रही है, क्या स्टेटस है, क्या उसका स्टेटस है। कंटिन्यू वहां पर आपको कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, तभी आपका पैसा वापस आ सकता है। ये नहीं कि आपने कंप्लेंट वहां कर दी और उसको छोड़ दिया। अच्छा। पुलिस बहुत इन्वेस्टिगेशन करती है इन चीजों पर। अच्छा। लेकिन जब आप उन चीजों को छोड़ देते हैं तो वो एक गैप बन जाता है। सही बात। जैसे हमने मान लीजिए 1930 पर कंप्लेंट कर दी, या जो नेशनल साइबर क्राइम की वेबसाइट है उस पर जाके कंप्लेंट कर दी, उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है? और मान लीजिए हमने तुरंत कंप्लेंट की और मेरा जो खाते से पैसा कट हुआ है, डिडक्ट हुआ है, वो उन्होंने फ्रीज कर दिया, इसके बाद की क्या कार्रवाई रहती है सर? उसके बाद आपको एक रिपोर्टिंग नंबर मिलता है। अच्छा, साइबर क्राइम का जो हाँ, कंप्लेंट नंबर होता है। एक कंप्लेंट नंबर मिलता है, ठीक है। उससे आप अपना स्टेटस चेक करते रहिए। अच्छा। फिर वो अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हो सकता है 1 हफ्ता भी लग जाए, 2 हफ्ते भी लग जाएं, अच्छा। क्योंकि हो सकता है आपका जो पैसा है वो अदर स्टेट में पहुंच गया हो सकता है अदर कंट्री में पहुंच गया हो, तो उसको लाने में वापस में टाइम लग जाता है। लेकिन अच्छा। वापस आएगा, अगर फ्रीज हो गया है तो वो वापस आएगा जरूर। अच्छा, जब हम इसको ट्रैक करते हैं कंप्लेंट को, तो उसमें दिखाई देता है कि हाँ, कि आपकी जो कंप्लेंट है वो स्टेटस है, वो पैसा कहाँ तक और कितने दिन और लगेंगे वापस आने में, अच्छा, कहाँ तक इस पर इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। और जब मान लीजिए मैंने आज कंप्लेंट की, तो कितना समय लगता है इस कंप्लेंट का रिजल्ट आने में? लगभग, अगर आसपास कहीं भी, अगर जो क्रिमिनल्स होते हैं अगर आसपास के एरिया में ही कहीं होते हैं, अदर स्टेट में नहीं होते हैं, तो एनसीआरपी और बैंक दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं और बैंक वो अमाउंट वापस कुछ ही दिनों में, जल्दी से जल्दी टाइम में वापस ले आती है। ये अपने आप बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा कि इसके लिए हमें कुछ और भी प्रोसेस करनी पड़ेगी? इसके लिए सबसे पहले आपको एनसीआरपी के पास ही पैसा आएगा। अच्छा, एनसीआरपी अपने पास इसको सिक्योर करेगी। जब आप वहां पर थाने में जाएंगे, उनको बताएंगे, वहां पर स्टेटस आ जाएगा कि ऐसे ऐसे अच्छा। पैसा यहाँ तक इस तरीके से हो गया है। और फिर जैसे ही आप थाने से कम्युनिकेट करेंगे तो वो पैसा वहां से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कराएंगे। अच्छा, मतलब हमें इस पे फॉलो अप लेना है, फॉलो अप ऐसा लेना नहीं है। है कि हमने कंप्लेंट कर दी और अब हम बैठ गए हैं हाँ, भाई कि अपने आप पैसा आ जाएगा अकाउंट में, ऐसा नहीं है। हमें 1 to 1 स्टेटस को ट्रैक करना है और उसमें स्टेटस पूरा आएगा कि फ्रीज हुआ है, पुलिस के पास है, जांच हो रही है, उस स्टेटस के अनुसार अपनी कार्रवाई करनी है। अगर मान लीजिए उसमें फ्रीज हुआ लिखा है, तो हम जाके अपने नज़दीकी जो भी साइबर थाना है उसमें संपर्क कर सकते हैं, या जो आपने नंबर बताया 1930, इस पर भी कांटेक्ट करके हम उसकी जानकारी ले सकते हैं कि सर हमारा जो अमाउंट जो है ये फ्रीज हुआ है, ये हमारे अकाउंट में कैसे वापस आएगा। जी। इसके अलावा अभी एक चला था फेक कार्ड बेडिंग स्कैम। कौन सा कार्ड? फेक कार्ड बेडिंग स्कैम। अच्छा। इसमें जैसे आज के टाइम जो शादी के कार्ड हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू भेजे जाते हैं, क्योंकि यह सब कुछ ऑनलाइन है, तो लोग कहाँ ट्रैवल करके जाएं, और लोगों के पास आज के टाइम भी नहीं है कि कहाँ इतनी ट्रैवलिंग करें, तो व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू सेंड कर देते हैं। तो अभी शादियों का सीजन निकल चुका है, तो एक साइबर क्राइम चला था एपीके फाइल के थ्रू। अच्छा। जैसे आपका इनविटेशन कार्ड उन्होंने बना दिया पीडीएफ फाइल की तरह, लेकिन वो पीडीएफ फाइल नहीं है, उसको उन्होंने एक ऐप बना दिया, एप्लीकेशन बना दिया है। कार्ड को पीडीएफ की जगह ऐप बना दिया एप्लीकेशन पर लग रहा है पीडीएफ फाइल है। अच्छा। लेकिन वो एक एप्लीकेशन है और उसमें .apk जरूर मेंशन होगा। ये .apk एक्सटेंशन होता है किसी एप्लीकेशंस का। अच्छा। जैसे हम कोई फोटो क्लिक करते हैं तो फोटो का JPEG, GIF और वीडियोस का MP4 इस तरीके से होता है। ऐसे ही एप्लीकेशन का ये एक्सटेंशन नेम है .apk। अब जैसे ये सेंड किया जाने लगा लोगों को अननोन नंबर से, तो किसी को लगा रही शादी का कार्ड है, किसी का होगा, क्लिक किया। अच्छा, उसमें लिखा रहता है वेडिंग कार्ड। वेडिंग कार्ड, पूरा ऊपर हल्का सा वेडिंग कार्ड भी बना होगा पूरा उसमें ऑलरेडी। हाँ, थोड़ा सा
दिनांक इतने इतने को आप सादर आमंत्रित बिल्कुल हैं बिल्कुल बिल्कुल। और प्रतिभोज इतने बजे और बस कार्ड मतलब पूरा शो नहीं करेगा, हल्का शो करेगा। अब उसको ओपन करने के लिए वो पर्सन वहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेगा। जैसे उस पे क्लिक करेगा वो एपीके फाइल इंस्टॉल हो जाएगी उसके अंदर, मोबाइल के अंदर। अच्छा और उस पर्सन का जो रिमोट एक्सेस है, उस पर्सन का जो एक्सेस है मोबाइल का, वो जहाँ से सेंड की है उसके पास चला जाएगा और वो रिमोटली वहाँ से बैठे आपके मोबाइल को एक्सेस करेगा। अच्छा अब उसने वहाँ से कोई ओटीपी या इस तरह की चीजों को आपके पे मोबाइल पर सेंड करना, उसके पास पूरा पहुंच जाएगा पूरा डेटा। एक्सेस पहुंच गया। अब वो यूज करेगा आपके मोबाइल को। आप तो कर ही रहे हैं यूज, साथ में वो भी यूज कर रहा है अच्छा क्योंकि रिमोट एक्सेस अब उसके पास है। अब उसने तुरंत आपका कहीं पेटीएम या फोन पे लॉगिन उसने अपने हैंडल से करना शुरू किया आपके मोबाइल के थ्रू। ओटीपी आपके पास आएगा आपके मोबाइल पे क्योंकि सिम आपके मोबाइल में है। अब जैसे ही ओटीपी आएगा तो वो रीड कर लेगा क्योंकि आपका एक्सेस उसके पास है। अब रीड करके वो आपका ट्रांजेक्शन्स अकाउंट खाली कर सकता है। हमें मालूम ही नहीं चलेगा, अपने आप ओटीपी आ रहे हैं, यस अपने आप वो पढ़ रहे हैं ओटीपी, बिल्कुल हाँ। अकाउंट खाली होता चला जा रहा है। और वो फाइल हमें पता भी नहीं चली कहाँ इंस्टॉल हो गई क्योंकि इस तरह की जो फाइल्स हैं वो हमें दिखाई नहीं देती कहाँ पर इंस्टॉल हो सिस्टम गई। फाइल हो जाती है। सिस्टम फाइल हो जाती हैं, वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। अच्छा तो इस तरीके के क्राइम्स भी बहुत ज्यादा भी आए थे और ये क्राइम अब भी चल रहे हैं। जैसे कोई फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल पर लोग इनविटेशंस भेजने लगते हैं, ऑफर्स के आने लगते हैं, तो उनमें हो सकता है एपी मेरे के पास इस तरह के ऑफर ज्यादा होते हैं कि फ्लिपकार्ट दे रहा है दीपावली पर आईफोन 499 में, इस तरह के हमारे पास भी आते हैं। लेकिन चूंकि मुझे जानकारी है तो उस लिंक पे मैं क्लिक नहीं करता। क्योंकि कैशबैक जहां पर किया जाता है ना, फ्री कैशबैक, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में फ्री कुछ भी नहीं है। फ्री है मतलब लालच, और लालच जहां गया वहां पर आप उसमें फंसना आपके लिए। तो ध्यान रखिए, डर अब आ गया एक लालच, इन वजह से क्राइम हो रहे हैं, डर और लालच। कभी कभार ऐसे भी मैसेज आते हैं कि आईपीएल चलने की खुशी में जियो दे रहा है 499 का रिचार्ज फ्री, बिल्कुल बिल्कुल अभी क्लिक करें, तो इस प्रकार के इस भी तरह के मैसेज बहुत आते सारे हैं। साइबर क्राइम मैसेजेस, बहुत सारे एसएमएस आते हैं। अच्छा, एसएमएस की फॉर्म में भी आने लगते हैं इस तरह ये की बनाते चीजें। कौन लोग हैं? मतलब इंडिया के लोग करते हैं ये फ्रॉड या बाहर के अदर कंट्री के लोग? ज्यादातर कहाँ के लोग फ्रॉड करते हैं इस तरह के? ये बहुत एक्सपर्ट हैं इन चीजों में, अच्छा टेक्निकल स्किल्स में बहुत एक्सपर्ट हैं। साइबर सिक्योरिटी की इनको हैकिंग करने की नॉलेज बहुत अच्छी है। अच्छा। अब अभी बिहार में एक जगह है जामताड़ा, वहाँ का पूरा गांव के वहाँ के जो लड़के थे वो बेरोजगार थे। तो उन्होंने इसी को अपना बना लिया कि उन्होंने वहीं से एक लड़कियों की तरह आवाज में बदल कर बात करने लगे और लोगों के ओटीपी इस तरह की चीजों को मांगना शुरू कर दिया। अच्छा तो जब इन चीजों पर जब लोगों ने रिपोर्टिंग की, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो वो गांव निकला बिहार का जामताड़ा। अच्छा जब वहां पुलिस दबिश देने गई, वहां पकड़ने गई, तो लोगों को खेतों में से पकड़ पकड़ के लाई, लड़कों अच्छा। को। इस पर एक मूवी भी बनाई है, कभी आप वेब सीरीज देखिए जामताड़ा। अच्छा उस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरी मूवी बनी हुई है। तो यहीं के लोग हैं, अब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो अब वो सोचते हैं कि हमें इस तरह के क्राइम करने लगे। अगर वो इस तरह के क्राइम ना करें और उन चीजों को अच्छी चीजों में अगर यूज करें, अब जैसे किसी को बहुत अच्छी हैकिंग आती है, हैकिंग एक्सपर्ट है वो, तो वो एथिकल हैकिंग हैकर बने। अगर किसी को अच्छी हैकिंग आती है तो वो एथिकल हैकर बने। एथिकल हैकिंग का मतलब क्या होता है सर? एथिकल हैकर है जिसे वो गवर्नमेंट संस्थाओं के साथ काम अच्छा। करेगा, उसको वहां पर अच्छा पेमेंट भी मिलेगा, तो वो और उस कंपनी की सिक्योरिटी को बनाए रखेगा। तो अच्छा। बैंक के पास, गवर्नमेंट के पास, सभी के पास अच्छे अच्छे एथिकल हैकर्स हैं जो वहाँ की डेटा को सिक्योर करते हैं। तो इस तरह की चीजों उनको बनना चाहिए। तो ये पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, कोई बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं अच्छा। साइबर सिक्योरिटी में, तो यही लोग साइबर क्राइम्स कर रहे हैं। सर आपने हमें दो साइबर फ्रॉड बताए, एक तो आपने बताया डिजिटल अरेस्ट जो इस समय काफी चर्चाओं में है, और अब हम किसी को फोन भी लगाते हैं तो सरकार द्वारा एक मैसेज भी हमें बताया जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कॉल को अनदेखा करें। एक आपने बताया वेडिंग कार्ड वाला कि आपके पास शादी का आमंत्रण आएगा और आप खुशी में झूम उठेंगे और उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो पूरा कंट्रोल हो जाएगा हैकर के हाथों। और कौन कौन से फ्रॉड इस समय ट्रेंडिंग है जिससे हमें अवेयर होना चाहिए? आज के टाइम एक और फ्रॉड चल रहा है, व्हाट्सएप हैक होना। लोगों के व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं। अच्छा। अब किसकी वजह से हैक हो रहे हैं? अगर हमारा व्हाट्सएप है और दूसरा पर्सन अपने मोबाइल में हमारे व्हाट्सएप को लॉगिन करना चाह रहा है, तो
वो मेरे मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करेगा। हम्म। ओटीपी किसके पास आएगा? मेरे पास। आएगा। तो वो ओटीपी जानने की कोशिश करेगा। अच्छा। अभी तक ओटीपी फ्रॉड हो रहे थे कि इस तरीके से हम इनके फाइनेंस को ट्रांसफर कर लें, अकाउंट के पैसे को ट्रांसफर कर अब दें। व्हाट्सएप के माध्यम अब से व्हाट्सएप को हैक करने के लिए हो रहे हैं। अच्छा। ओटीपी से के थ्रू व्हाट्सएप को हैक किया जा रहा है। अच्छा, इससे फ्रॉड करने वालों को क्या फायदा है व्हाट्सएप इससे हैक क्या है, करने वो से? आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालते हैं अच्छा। कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या है, आपका बिहेवियर जानने की कोशिश करते हैं। आपके पास व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, उनमें कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो इस तरह के लिए वो आपके व्हाट्सएप को हैक करते हैं। तो व्हाट्सएप को हैक ना हो पाए तो आपको सबसे पहले उस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर रखना चाहिए, अच्छा। जिसको हम 2 फैक्टर भी बोलते हैं या मल्टी फैक्टर भी बोलते या हैं, 2 स्टेप 2 वेरिफिकेशन स्टेप वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। ये तो हमें हर जगह करना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, तो उस पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना चाहिए, जिससे कि एक लेयर बढ़ जाए सिक्योरिटी की। जी। एक तो हमारा पासवर्ड होता है तो है ही लेयर सिक्योरिटी, एक और लेयर बढ़ जाए सिक्योरिटी की। तो एक तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन सभी में इनेबल होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। इसी के साथ एक और आज के टाइम साइबर क्राइम चल रहा है, कॉल मर्जिंग के थ्रू। जैसे अच्छा। आप सपोज करिए कि हमारा आपका कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन किसी के थ्रू हुआ, वो हमारी हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल कर हाँ, लेते हाँ, हैं। किसी के थ्रू हुआ। अब कोई आपको कॉल कर दे कि रवि जी ऐसा है कि मोहन दीक्षित जी ने आपका ये नंबर दिया था और आपसे बात करनी है। अच्छा। आपका उनके साथ कम्युनिकेशन हुआ था कि आपको उनकी साथ मीटिंग है, तो आप उनसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मेरी मीटिंग तो है। तो उसने कहा कि नहीं, लेकिन वो शायद आ नहीं पाएंगे, उन्होंने अच्छा। मुझे बताया आपका। तो आपने की उनसे तो बात हुई, तो उन्होंने कहा ऐसा करिए, इतनी में बात चल ही रही थी कि एक और आपके पास कॉल आने लगी। अच्छा। तो उसने तुरंत बोला कि आपके पास एक और कॉल आ रही होगी। आपने कहा हाँ आ रही है, कि इसको मर्ज कर लीजिए, कॉल को मर्ज कर लीजिए। तो आपने अच्छा। कि मैं मर्ज कर लूं कि ये मोहन ही कॉल कर रहे हैं आपको। अच्छा। अब आपने कहा ये उनका नंबर नहीं है, उनका नंबर तो मेरे पास सेव है। नहीं, ये उनका दूसरा नंबर है। तो अच्छा। आपने विश्वास किया और आपने उसको मर्ज कर लिया। हमने सोचा हाँ चलो उससे भी बात हाँ, कर ले, ये कॉल चल ही रही है। चली रही, उसने आपने उसी में मर्ज कर लिया। लेकिन जो वो कॉल आई थी जो दूसरी, वो एक बैंक कॉल थी। वो फोन पे की तरफ से कॉल हो सकती थी, वो पेटीएम की तरफ से कॉल हो सकती थी। अच्छा, ओटीपी वाली कॉल थी वो? ओटीपी वाई कॉल। अच्छा। अब कॉल के थ्रू कई ओटीपी आना। कई उसमें हम देखते हैं कि जैसे हमें ओटीपी लेना है तो उसमें 3 ऑप्शन दिखाता है। आप व्हाट्सएप पे ले लीजिए ओटीपी, आप मैसेज में ले लीजिए, आप कॉल पे ले लीजिए। बिल्कुल। तो वो कॉल वाला कॉल वाला आता है, था हम और सोचते हैं कि मर्ज कर रहे मर्ज हैं कर हम, रहे हैं, जिसका हमसे बात पर वो करनी चाहिए। बैंक की कॉल होती थी। इतनी अच्छा। देर में जैसे आपने रिसीव किया, ओटीपी उधर उसको रिसीव हो गया और वो आपका अकाउंट खाली कर देगा। अच्छा। तो इस तरीके से आज के टाइम ये भी एक साइबर क्राइम स्कैम बहुत बढ़ रहा है, जो ये तो अच्छा। अभी ट्रेंड में ही चल रहा है। अभी इस अच्छा। टाइम चल रहा है, इस पे बहुत सारी रिपोर्टिंग भी हो रही है। अच्छा। इसके अलावा शेयर मार्केटिंग के थ्रू भी बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। शेयर मार्केट में लोग आपको सबसे पहले किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ते हैं या कोई ऐसा फेक ऐप इंस्टॉल करवा हमारे देते पास हैं, फोन भी आते हैं कि सर आप शेयर मार्केट में पैसा पैसा लगाते हैं। लगाइए और हम आपको गाइड करेंगे, आपका पैसा डबल ट्रिपल इतना हो जाएगा। और तो आपने कहा यस हाँ मुझे इंटरेस्ट है। लेकिन इसमें जो शेयर मार्केट में पैसा लगवाते हैं वो तो उसी में लगवाते हैं जो वॉलेट होता है। फिर ये लोग कैसे कमाते हैं फ्रॉड करने वाले? ये लोग, इनका एक अलग ऐप होते हैं, इनके एप्लीकेशंस। ये अपना अच्छा। कोई एक फ्रॉड एप्लीकेशन बना लिया इन्होंने। अच्छा। तो पहले तो ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे कि आप ये वाला ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप इसमें हम आपको गाइड करेंगे और आपका पैसा डबल ट्रिपल हम कराएंगे। अच्छा। तो तुरंत आपको फिर बोलते हैं कि हम आपको एक ग्रुप से जोड़ रहे हैं जहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। आपको किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे और आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर 300-400 लोग उसमें जुड़े हुए हैं और सब अपना अपना स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि हमारा इतना पैसा था, इतने से इतना हो गया। अच्छा। इतने से इतना हो गया। लेकिन जो बाकी जो 200-300 लोग उसमें जुड़े हुए हैं वो सब साइबर क्रिमिनल हैं। अच्छा। सिर्फ आप ही एक ऐसे हैं जो उसमें अकेले हैं, बाकी सब साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनका पूरा वो ग्रुप है एक। अच्छा। अब वो, लेकिन वो इस तरीके से शेयर कर रहे हैं जिससे आपको बिलीव हो जाए। हाँ, हम सोच रहे हैं भाई इतने हाँ। लोग पैसा कमा रहे हैं, भाई ग्रुप पे आ रहा है वैसे। तो आप जैसे ही उसमें फॉलो करने लगते हैं, फिर वो कुछ आपको स्टेप्स बताता है, इस तरह ये करिए, और आपने वो फॉलो भी कर ली और आपने कुछ पैसा लगा भी दिया। आप वो क्या करते हैं, आपका पैसा डबल भी कर दिया उन्होंने। अच्छा। वो आपका पैसा उन्हीं के वॉलेट में आ गया।
वहां पर आपको शो कर रहा है पैसा, फिर अच्छा। आपने कहा इतना और लगाइए, आपने और लगा दिया। हम्म, तो इस तरीके से जब वो पैसा बढ़ता जाता है, फिर आप सोचते हैं इसको क्रेडिट कर लूं, निकाल लूं इसको। हम्म, अब ये जैसे ही आप निकालने जाते हैं तो वो वहां पर नहीं निकलता है, हम्म। और फिर वो आपका स्टार्टिंग का जो पैसा होता है वो सारा चला जाता है। मेरे पास भी कई बार ऐसा चाइनीज नंबरों से फोन आते हैं, हम्म, मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, सर वर्क फ्रॉम वर्क होम है फ्रॉम होम। हमारे पास। हमने कहा भैया बताइए क्या काम है वर्क फ्रॉम होम में, भाई फ्री बैठ के पैसा कौन नहीं कमाना चाहता आज के समय में। अब हम भी बिजी रहते तब भी, भाई पैसा किसे बुरा लगेगा कि हम आपको एक यूट्यूब का लिंक भेजेंगे, आपको उसको देखना है, वीडियो को उसको रेटिंग लाइक मिलनी है, करना है और कमेंट करना है कमेंट करना है। और उसका हमें स्क्रीनशॉट भेजना है। तो हमने स्क्रीनशॉट भेज भी दिया और 200 रुपये उन्होंने मेरे पेटीएम में डाल दिए। ठीक है, फिर उन्होंने एक ऐसे ग्रुप में हमें ऐड किया, हम्म, जैसा कि आपने बताया कि उसमें स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, कोई हम्म, 1500 रुपये कमा रहा है, कोई 5000 रुपये कमा रहा है। तो हमने कहा अच्छा। फिर तीसरा स्टेप वो बताइए कि अब आप 4 वीडियो को लाइक कीजिए तो आपको ये 600 रुपये समथिंग, 800 रुपये, तो 800 रुपये का वो पेमेंट दे देते हैं। लेकिन हमें जानकारी थी तो हमने 800 रुपये और 200 रुपये लेके बढ़िया पार्टी की, हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमने उनको 1 रुपये अपनी जेब से नहीं दिया। तो लेकिन एक सवाल सामने आता है कि जैसे ये लोग जो हैं, इनके अकाउंट में जो हमारा पैसा जा रहा है या इनके वॉलेट में जो हमारा पेमेंट जा रहा है, क्या आरबीआई इनके पेमेंट को ट्रेस नहीं करती है कि पैसा कैसे आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? इनके पास जो पैसा पहुंचता है, हम्म। ये इनके अकाउंट नहीं होते हैं, अच्छा। ये किसी का अकाउंट परचेज करते हैं। अच्छा। कोई जैसे बहुत सिंपल पर्सन मिल गया, उनको भोला वाला आदमी मिल गया, हम्म। उसका उन्होंने इनको पैसे दिए, इतने ये लो पैसे और मैं तुम्हारा अकाउंट एक्सेस करूंगा, या उसने कहा मैं इतने पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवाऊंगा, उसमें से इतना अमाउंट तुम रख लेना, बाकी मुझे निकाल के दे देना। तो इस तरीके से ये दूसरे के अकाउंट्स को यूज करते हैं। अच्छा। और अभी कुछ टाइम हुआ है, उसमें कुछ बैंक के मैनेजर्स भी पकड़े गए हैं। अच्छा। गुड़गांव पुलिस ने कुछ बैंक के मैनेजर्स को भी पकड़ा हुआ है, जो खाते खोलकर, अकाउंट खोलकर लोगों को बेच रहे थे, साइबर फ्रॉडस्टर को 50-50 हजार में एक अकाउंट सेल कर रहे थे। अच्छा। तो इस अब इन लोग के पास तो आधार कार्ड पैन कार्ड सभी अवेलेबल रहते हैं कि अवेलेबल ना, होते हैं, तो फिर आराम से ना बस बस। खोलना ही तो है तो इस उसमें। तरीके से अभी बहुत सारे बैंक कर्मचारी भी इस तरह से गुड़गांव पुलिस ने पकड़ी है। हम्म। तो इस तरीके से इनको पकड़ा भी जा रहा है। तो इस तरह से ये अकाउंट यूज करते हैं लोग, भोले भाले लोगों का अकाउंट एक्सेस करके, और उनको कुछ अमाउंट दे देते हैं और उनका अकाउंट यूज कर ले, तभी ये क्रिमिनल्स को पकड़ने में परेशानी होती है। क्योंकि पैसे किसी और अकाउंट में जा अकाउंट रहे में हैं, जहां से वो बात कर रहे हैं वो विदेशों वो से बात कर विदेशों रहे से हैं, बात कर रहे हैं। नंबर भी उनके विदेशों के हैं, उसका आईडी भी नहीं मिला। अगर आईडी मिल भी रहा है, अब वो जोसेफ जी हैं कोई अमेरिका के, अब उन्हें पुलिस, इंडिया की पुलिस कैसे पकड़ पाएगी? तो लेकिन मेरे मन में ये सवाल आता है सर कि इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी से आगे फ्रॉड करने वाले लोग हैं, है ना? और ज्यादातर अगर 100 लोग हैं हमारे ग्रुप में, हम मान लीजिए 10 लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं और हमारे कांटेक्ट में 100 लोग हैं, तो ज्यादातर के पास ऐसे कॉल्स आ रहे हैं और उनके साथ फ्रॉड भी हो रहा है। तो मोटा मोटा हम ये मान के चल रहे हैं कि 100 लोगों में से 2-3 के साथ ये फ्रॉड हो रहा है। और देश की पॉपुलेशन इस समय 150 करोड़ के 50 आसपास है। तो ऐसे तो इनका करोड़ों रुपए का इधर उधर लेन देन हो रहा है और अच्छा ये मौज मस्ती काट रहे हैं फ्रॉड करने वाले लोग, और जो मेहनत से कमा रहा है वो बेचारा इस फ्रॉड करने वाले लोगों का शिकार हो रहा है। शिकार हो रहे हैं इसके, बिल्कुल। तो सरकार ने कोई ऐसा बड़ा कदम उठाया है इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए? गवर्नमेंट ने जो एनसीआरपी पोर्टल बनाया है, उस पर अभी तक लगभग 38 लाख रिपोर्टिंग हो चुकी हैं। 38 लाख लोगों ने इस पर रिपोर्ट कर चुके हैं अभी तक। डेली 7,000 रिपोर्टिंग हो रही है, मतलब इतने क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये तो बहुत कम आंकड़ा है। बहुत कम आंकड़ा यानी है। कि हम ये कह सकते हैं कि क्राइम ज्यादा लोगों के साथ हो रहा है लेकिन रिपोर्टिंग कम हो रिपोर्टिंग रहा है। नहीं हो रही है। तो वही बताया कि जब हम रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम दूसरे क्रिमिनल्स को बढ़ावा बहुत दे रहे हैं, क्रिमिनल्स को। तो रिपोर्टिंग होना बहुत जरूरी है। और अब तो एनसीआरपी इतनी अच्छी से काम कर रहा है कि हम जब भी हमारे साथ कोई क्राइम होता है तो हम तुरंत अगर रिपोर्ट करते हैं, तो जितना हम तुरंत, गोल्डन आवर बोलते हैं इसको, अगर हम 1 घंटे के अंदर वो अगर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। गवर्नमेंट ने ये वर्ड यूज किया है, गोल्डन आवर।
तो अगर आप गोल्डन आवर में रिपोर्टिंग करते हैं तो 100% आपका पैसा वापस आएगा। अच्छा। तो अभी तक लगभग एनसीआरपी पोर्टल के अकॉर्डिंग 38 लाख लगभग कंप्लेंट हो चुकी हैं, जिसमें मोस्टली ज्यादातर पैसा वापस आ चुका है लोगों का। अच्छा, इस समय एक फ्रॉड और ट्रेंडिंग में चल रहा है कि व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, हाय कैसे हो, और मैं प्रिया बात कर रही हूँ, और फिर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाती है महिला, और भोले वाले जो लड़के हैं वो महिला मित्र बनाने के चक्कर में फ्रेंड बन जाते हैं उनके। फिर उसके बाद होता क्या है कि वो वीडियो कॉल पे बात करते हैं और वो फंस जाते हैं। मेरे पास न्यूज में, चूंकि हमारा न्यूज चैनल है, तो हमारे पास कई ऐसी खबरें आती है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से कई लोगों ने सुसाइड कर ली। कारण था कि वीडियो कॉल से ऐसे लड़की का कॉल आया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, न्यूड उसमें शारीरिक संबंध उसमें दिखाए, ऐसा कुछ उसमें दिखाया, और लोग अब अपना चरित्र बचाने के चक्कर में उनको पैसे देते जा रहे हैं, पैसे देते जा रहे हैं फ्रॉड करने वालों को। तो इस तरह के फ्रॉड से हमें कैसे बचना चाहिए? क्योंकि इसमें ये डर होता है कि हमारे जो है उनके पास वीडियो है या हमारी फोटो है। अब डर होता है कि हमारी फोटो आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में भेज देंगे, वो कैसे बचे इस प्रकार के फ्रॉड से? देखिए, जब इस तरह की वीडियो कॉल्स हमारे पास आती हैं तो उसमें फोन नंबर जरूर होता है। तो इस तरह की क्राइम को हम बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। अच्छा। सेक्सटॉर्शन, तो इसमें इसका जो मोडस ऑपरेंडी है, करने का तरीका जो है कि पहले आपके पास एक कॉल आएगा और आप जैसे ही कॉल को रिसीव करेंगे, उस साइड में एक सिंपल एक लड़की या कोई भी महिला उधर दिखाई देगी आपको वीडियो कॉल में, और कुछ टाइम वो इस तरीके से अपने आप को म्यूट कर लेती है और आप उसको देखते हैं तो क्या करता है, आपका जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और फिर वो इतना उसको एडिटिंग करते हैं प्रॉपर कि किसी को लगे ही नहीं कि ये फेक है। अच्छा। और एडिटिंग करके सबसे पहले वो आपको ही ट्रांसफर करेंगे, जिससे कि आप डर जाएं। अच्छा। तो कभी भी हमें इस तरह की चीजों पे हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है। उसकी अगर कॉल आती है आप तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। आप अगर उससे बात करेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे। मतलब उसने अगर हमारी रिकॉर्डिंग बना ली, उसने हमें रिकॉर्डिंग भेजी और हमने उससे बात करना चालू कर दिया, तो वो फंसा लेगी, तो वो आपको फंसा लेगा पर्सन, और आप फंसते चले जाएंगे। अभी मैं इसी का एक क्राइम बता रहा हूँ। अभी आगरा का ही थोड़े दिन पहले क्राइम हुआ था, जिसमें एक महिला थी, टीचर थी वो, उसकी बेटी का वीडियो साइबर क्रिमिनल्स को मिल गया, कोई सिंपल वीडियो नॉर्मल। उन्होंने उसको इतना एडिटिंग कर दिया और वो वीडियो उसकी मदर को भेज दिया। अच्छा। मतलब उसके वीडियो कॉल करके उसको दिखा दिया। अब वो वीडियो देखकर हैरान हो गई महिला। तो जैसे ही वो वीडियो देखती रही, उसने सभी को बताया घर में कि इस तरीके से ये देखो ये क्या कर रही है हमारी लड़की। तो कुछ 1-2 दिन हुआ, वीडियो कॉल आती थी, वो उसको समझाता था कि इस तरह की क्या चीज है, और वो भी अपने को उसकी बेटी थी, वो भी उनको विश्वास दिला रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब उसका कॉल कंटिन्यू आता रहा उस महिला के पास, तो महिला इतनी डिप्रेशन में आ गई कि उसको सुसाइड करनी पड़ी। तो मेन है कि जब भी आपके पास इस तरह की कॉल आए, आप कम्युनिकेशन कट कर दीजिए। अच्छा। आप कंटिन्यू अगर बात करेंगे तो वो आपको फंसा लेगा। अगर हम ये सोचे कि वो हमारी फीलिंग समझ जाए और हमारे कहने से वो वीडियो डिलीट कर दे, तो वो ऐसा नहीं कर। लेकिन अगर आपने उनको ब्लॉक कर दिया और आपने रिसीव नहीं किया, तो वो भी फिर आगे कहीं ट्रांसफर नहीं करते। उन्हें नहीं पता है कि जब इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा है, फिर वो दूसरे पे अटेम्प्ट लेंगे, नहीं लेते। लेकिन अगर आपने कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखा तो आपको तो सेंड करेंगे, और वो आपके जो भी फ्रेंड होंगे सोशल मीडिया पर, वहां पर आपके फ्रेंड्स को निकालेंगे, उनको सेंड करेंगे। एक एक करके सेंड करना जब शुरू करेंगे, फिर आप देखेंगे इनको भी सेंड कर रहा है, इनको भी सेंड लग, तो आप फिर डरना शुरू हो जाएंगे। पैसे देंगे, फिर आपको पैसे, फिर वो पैसे की डिमांड करेगा और फिर आप कहीं पैसे दे भी सकते हैं। और इस तरीके से ये क्राइम इस तरीके से बढ़ रहा है, सेक्सटॉर्शन। तो इससे भी हमें अवेयर रहना है। कभी भी अननोन नंबर से कॉल आए तो कभी भी रिसीव नहीं करना है। डायरेक्ट वीडियो कॉल रिसीव ना करें, वीडियो कॉल भी ना रिसीव करें, साथ साथ ऑडियो कॉल भी रिसीव ना करें। अच्छा। अननोन नंबर से हमेशा उसको ब्लॉक करते रहें। ब्लॉक क्या, 1 सेकंड लगता है, ब्लॉक कर दीजिए। सही बात। बस इससे किया। और साइबर क्राइम वेबसाइट पर जाके रिपोर्ट भी करें, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अगर हम उस नंबर को रिपोर्ट कर देंगे तो यहाँ पर वो नंबर गवर्नमेंट के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे कि वो आगे कई और लोगों के साथ साइबर क्राइम ना कर पाए। अभी हमने एक फ्रॉड और देखा सर ऑनलाइन,
शॉर्ट्स रील का जमाना है सर। और शॉर्ट्स रील में हमने देखा कि एक महिला है और वो बोल रही है कि मुझे एक अच्छे आदमी की जरूरत है और हम उसका रहना खाना सब फ्री करेंगे और मुझे शादी करनी है। तो ऐसे भी फ्रॉड आ रहे हैं सर सोशल मीडिया पे। हाँ बिल्कुल, इस तरह से बहुत सारे साइबर क्राइम्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। क्या उन्होंने क्या किया, फेक आईडी बना ली। हम्म अब उस पर उन्होंने एक महिला की फोटो लगा ली हम्म, और लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। भले उस साइड में वो महिला ना हो, अच्छा। उधर कोई पुरुष ही हो, लेकिन वो महिला बन के दूसरे से बात कर रहा है। हम्म तो इस तरीके से क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। तो अननोन नंबर से फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें। हम्म। लोग क्या है, फ्रेंड्स को पब्लिक कर देते हैं, अच्छा, फ्रेंड लिस्ट जो होती है फ्रेंड लिस्ट फेसबुक वगैरह पब्लिक पे। कर देते हैं। तो पब्लिक करने की जरूरत ही नहीं है। आज के टाइम हमारी जो वर्चुअल आईडी है, हमारा नाम है, फोन नंबर है, हमारी एज है, इस तरह की चीजों को पब्लिक करना जरूरी नहीं है। हम्म तो इनको हाइड रखें, अपनी प्राइवेसी में जाके हम्म वहां पर अपनी प्राइवेसी को सिक्योर रखें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा ऑन रखें। अननोन पर्सन की रिक्वेस्ट को कभी एक्सेप्ट ना करें। अननोन लोगों से कम्युनिकेट ना करें ऑनलाइन, क्योंकि इस वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में दिखता बहुत कम है। हम्म तो इस तरीके से अपने आप को अवेयर रखें और इस तरह की सिक्योरिटी को जो चीजें हैं सोशल मीडिया पर, उनको अपनी इनेबल रखें, ऑन रखें। तभी आप साइबर क्राइम पर, सोशल मीडिया पर बच सकते हैं। आपने इस पॉडकास्ट में हमें बीच में बताया था कि जब हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें वो अलाउ का ऑप्शन मांगता है और वो हमारे फोन की एक्सेस लेता है। इससे हम कैसे बचे? क्या हमें सारे ऐप को जाके क्रॉस चेक करना चाहिए कि ये ऐप किससे संबंधित है और हमने इसकी क्या क्या परमिशन दे रखे हैं? क्या हमें ये करना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा। अभी एक केस आया था। हम्म, उस केस में एक पर्सन का मेरे पास कॉल आया था। उसका कहना था कि मुझे लगता है मेरा फोन हैक हो रहा है, हैक है, कोई मेरी बातें सुन रहा है। क्योंकि अच्छा। हम घर पर जो बातें करते हैं, हम्म। कुछ दिन बाद उससे रिलेटेड हमारे फोन में डाटा, डिस्प्ले पे डाटा दिखने लगता है। हाँ, ये मैंने भी देखा है कि जैसे मैंने रिसेंटली अपनी वाइफ से बात किया कि यार कहीं घूमने चलते हैं या कहीं आउट ऑफ कंट्री चलते हैं या फिर कहीं और चलते हैं। तो मैंने देखा कि मैंने फेसबुक ऑन किया तो हमें उसी से संबंधित एड्स देखने को मिले। मेक माई ट्रिप का हो गया एड्स या अदर किसी ऐप का। ये पॉसिबल है क्या? क्या हमारे हाँ, ये जो ऐप है ये हमारे फॉलो करते हैं, हमारी रिकॉर्डिंग वगैरह सुनते हैं? तो जितने ये ऐप होते हैं, तो आपने जरूर वहां पर कोई परमिशन दे रखी होगी माइक्रोफोन को। जो हमारे मोबाइल में माइक्रोफोन होता है, माइक होता है, उसको आपने जरूर कहीं अलाउ कर रखा होगा, परमिशन कर रखा होगा। तो हमें इन चीजों को चेक, परमिशन मैनेजर, सेटिंग के अंदर परमिशन मैनेजर होता है, वहां पर जाके चेक करते रहना चाहिए हमने कौन से ऐप को माइक्रोफोन का एक्सेस दे रखा है, किसको हमने अपनी लोकेशन एक्सेस दे रखी है, किसको हमने कैमरा एक्सेस दे रखा है। तो इस तरह की चीजों को हमें चेक करते रहना चाहिए। तो जब मैंने अभी बताया कि जो केस आया था, तो जब मैंने उसका फोन चेक किया, तो माइक्रोफोन और लोकेशन सब कुछ उसके हर ऐप पर उसको अलाउ हो रखे थे। अब वो आदमी कर लेता है ना कि हमने ऐप इंस्टॉल किया, अब हमें तो उस ऐप को यूज करना है जल्दबाजी में, तो उसने पूछा अलाउ 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 अलाउ। हम पढ़ रहे ना, उसमें देख रहे हैं कि किस चीज का अलाउ है, क्या है। अलाउ 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 कर दिया और हमने उस ऐप का प्रयोग करना चालू कर दिया। मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी आने वाले समय में कठिनाई बन सकती है एक जीवन घातक में। बन सकती है। हाँ, घातक बन सकती है। बिल्कुल। आपने देखा किस प्रकार से आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है। आप अपने फोन में जो भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, आप किस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। क्या वो कोई चाइनीज ऐप है? आप उसकी परमिशंस क्या दे रहे हैं? क्या वो ऐप आपकी लोकेशन ट्रेस कर रहा है? आपके पास यदि कोई ऑफर का लिंक आता है, आप उस ऑफर की लिंक को देखिए, क्या वो HTTP है या HTTPS है। अब मान लीजिए फ्लिपकार्ट से आपके पास ऑफर आया, तो आप ये चीज देखिए, क्या उस वेबसाइट का नाम www.flipkart.com है या flipkart.com है या flipsskart.com है। तो ये जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, आप साइबर फ्रॉड से नहीं बच सकते। और सर ने हमें बताया कि यदि आप जागरूक हो रहे हैं तो आपको आवश्यकता है कि आप दूसरों को भी जागरूक करें, पहला चीज। और दूसरा, यदि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आपके पास किसी अनजान नंबर से आपको कॉल आ रही है, आप किसी साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, तो इसकी जानकारी साइबर फ्रॉड वेबसाइट पर जाकर जरूर दें या फिर आप 1930 पर भी संपर्क करें। ये आपका कर्तव्य भी है, क्योंकि आपका एक कर्तव्य किसी और के साथ फ्रॉड होने से बचा सकता है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपसे
काफी अहम जानकारी हमें मिली, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पुलिस के द्वारा प्रति वर्ष या प्रति माह कितने इस प्रकार के साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है? क्या कोई पकड़े जाते हैं लोग इस तरह के, या साइबर फ्रॉड करने वाले लोग मजे से मस्त होकर अपनी लाइफ जी रहे हैं? देखिए, पुलिस के पास रिपोर्टिंग होती है अच्छा। और पुलिस कई लोगों को इसमें पकड़ती भी है। आज के टाइम आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि पुलिस ने इतने लोगों का पैसा वापस करा दिया, और पुलिस भी लोगों को अवेयर कर रही है, उनको बता रही है कि कैसे कैसे हमारे पास रिपोर्टिंग हो रही है किस तरह की, और हम उनका पैसा भी वापस करके ला रहे हैं। तो पुलिस का बहुत अहम रोल है इसमें। एक होता है डिजिटल ट्रेसिंग करना। अच्छा। पुलिस करती है डिजिटल ट्रेसिंग। अगर कोई भी क्रिमिनल्स कहीं क्राइम करता है तो वो अपने फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट जरूर छोड़ देता है। अच्छा। जो डिजिटल फुटप्रिंट हैं उसी की हेल्प से पुलिस ट्रेस करती है और क्रिमिनल्स को पकड़ती है। क्योंकि इस डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप कोई भी चीज़ अगर इंटरनेट पर पहुंच गई और आप सोच रहे हैं वो डिलीट कर दें, वो जिंदगी में कभी भी डिलीट नहीं हो सकती। अच्छा। आपने पूरा मोबाइल डिलीट, सारा डेटा डिलीट कर दीजिए, इंटरनेट से सारी चीज़ों को डिलीट कर दीजिए, जिंदगी में कभी डिलीट नहीं होंगी। वो वहाँ पर एक फुटप्रिंट बना देंगी और उसकी हेल्प से जो हमारी पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो उसकी हेल्प से, फुटप्रिंट की हेल्प से साइबर क्रिमिनल्स को आसानी से ट्रेस कर लेती है। दूसरा इसी के साथ आता है, उसके बाद वो CDR डिटेल निकालती है पुलिस। CDR होता है कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग, उसकी हेल्प से पकड़ती है। तो इस तरह से पुलिस के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं पुलिस के पास, जिसकी वजह से आज के टाइम क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं और लोगों का पैसा भी वापस आ रहा है। बैंक के साथ इतना अच्छा समन्वय हो गया है कि बैंक के साथ मिलकर पुलिस, क्योंकि हम रिपोर्टिंग करते हैं, थाने में रिपोर्टिंग करते हैं, और कभी कभी हम बैंक में भी रिपोर्ट कर देते हैं जाके। अच्छी बात है बैंक में भी रिपोर्ट करना। तो जब हम थाने में रिपोर्ट करते हैं तो थाने में जब भी आप किसी भी ट्रांजैक्शन की, अकाउंट की रिपोर्ट करते हैं तो वो भी बैंक के साथ मिलकर काम करते हैं, और बैंक भी पुलिस के साथ बहुत अच्छे से काम करके आपके अकाउंट को या साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने में बहुत मदद करती है। इसके अलावा मोबाइल की सिम की डिटेल निकालना। अच्छा। यहाँ पर IMEI नंबर जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम जब भी मोबाइल परचेज करके लाते हैं तो IMEI नंबर को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। अच्छा। अगर सिम निकाल देगा फ्रॉडस्टर, जो भी क्रिमिनल है, अगर सिम निकाल देगा आपके मोबाइल की, तो IMEI नंबर से वो आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। अच्छा। अगर भले ही आपने सिम निकाल दी, लेकिन IMEI नंबर, लास्ट सिम किस IMEI नंबर पे यूज हुआ है, पुलिस के पास इसकी जानकारी इसकी होगी, जानकारी और होगी। उस IMEI नंबर से आप अगर कोई और भी सिम यूज करते हो तो आप तक पुलिस पहुंच सकती है, आसानी से पहुंच जाएगी। अच्छा। क्योंकि आज के टाइम क्या होता है, फोन खो जाते हैं लोगों के। अब फोन खो गया, लोगों का पता ही नहीं क्या करना है। हाँ, सही बात है। मेरा मानना है, आप जैसे ही आपका फोन खो जाए, आप सबसे पहले, आपके पास जीमेल होता है फोन में लॉगिन। लोगों को जीमेल के पासवर्ड बहुत कम याद होते हैं, क्योंकि नया मोबाइल खरीद के लाते हैं लोग, अधिकतर लोग, और उसमें अकाउंट बना लेते हैं नया, और वो चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है फोन, लेकिन उसका पासवर्ड नहीं बता सकते हैं लोग। यहाँ पर अगर पासवर्ड पता हो तो आसानी से उस मोबाइल को ट्रेस किया जा सकता है। अच्छा। क्योंकि जीमेल, गूगल की ये फैसिलिटी है, उसमें आप अगर कोई सिम भी निकाल दे, अगर आपके फोन को ऑन करे, उसमें अगर आपका जीमेल है तो वो जीमेल के थ्रू आप उसको कॉल कर सकते हैं। अच्छा। तो उस पे रिंग होगा, रिंग बजेगी उस साइड में, उसके थ्रू आप घर बैठे आप किसी सिस्टम में या मोबाइल, दूसरे मोबाइल में या लैपटॉप में, आप अपने जीमेल अकाउंट को ओपन कर लीजिए, यहीं से आप उसको फॉर्मेट कर दीजिए, उसका सारा डेटा, तो आप अपने उससे जीमेल से सारी चीजें ये कर सकते हैं। पहला काम ये करिए। फोन खो जाए उसके बाद आप थाने में तुरंत जाइए, नियरेस्ट जो भी साइबर थाना है या कोई भी पुलिस स्टेशन, वहाँ जाइए, वहाँ पर अपना बिल जरूर लेके जाइए। मोबाइल का जो बिल है उसको लेके जाइए साथ में, वहाँ पर एक FIR रिपोर्ट करिए जाके। वहाँ पर आपको एक FIR नंबर मिलेगा, ठीक है, FIR। अच्छा। आपको एक रिपोर्टिंग नंबर मिलेगा, उसको लेके आइए। sanchar-sathi.gov.in गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पर आप इसको किसी भी CSC जो भी होते हैं, कंप्यूटर सेंटर होते हैं, अगर आपको अच्छे से कंप्यूटर सिस्टम यूज करना आता है तो आप उसको वेबसाइट को खोलिए, www.sanchar-sathi.gov.in।
जैसे आप उसको खोलेंगे उसमें आता है लॉस्ट योर फोन, ये ऑप्शन आता है। अच्छा। जैसे ही आप लॉस्ट योर फोन पे क्लिक करते हैं वहां पर आप अपनी सारी डिटेल फिल कर दीजिए। EMEI नंबर भी मांगेगा, आप अभी जो नंबर यूज कर रहे हैं वो भी मांगेगा, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन होगा। आपका जो बिल है, बिल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल कभी भी नहीं खोना चाहिए। वहां पर बिल की कॉपी PDF की फॉर्म में अपलोड कर दीजिए। और जैसे ही आप उसको अपलोड करते हैं, आपका फोन जहां भी खोया है, अगर जब भी कोई पर्सन उसमें नई सिम डाल के जैसी ऑन करेगा, आपके पास अलर्ट आएगा। अच्छा। तुरंत आप उस अलर्ट को पुलिस को बताइए जाके। अच्छा। उसके बाद पुलिस आपके फोन को ट्रेस करेगी। तो अभी संचार साथी बीच बहुत सारी रिपोर्टिंग हुई, सभी बहुत सारे फोन को पकड़ा गया, जो खोए हुए फोन थे वो सर्विलांस के द्वारा। खोए हुए भी फोन होते हैं, और सर आजकल एक जैसे लोग बाग की चेन छीन लेते हैं लोग बाग, अब लोग फोन भी छीन लेते हैं। फोन देखा छीन कि लेते हैं। महिलाएं जा रही हैं बेचारी, फोन लेके बात कर रहे हैं, कोई लड़का बात कर रहा है, कोई भी पुरुष बात कर रहा है, बाइक से दो बंदे आए, उन्होंने फोन छीना और चले गए। हाँ, तो इस तो तरीके से इस तरह से हम अपना फोन पा सकते हैं। रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अच्छा। अभी एक इंसिडेंट हुआ था कि दो लोग, एक पर्सन था फोन पे बात करते हुए जा रहा था, और उसी के पास में एक दूसरा पर्सन आया कि सर एक सेकंड कॉल करनी है मुझे। अच्छा। उसने कहा ये लो फोन, तो उसने उस पर्सन को फोन दे दिया। उसने कॉल मिलाया कि भाई बात करके भी मैं वापस कर रहा हूँ। बात करना उसने शुरू किया, 1 मिनट बात किया, तब तक वो फोन नंबर उस पर्सन के पास पहुंच गया जिसको उसने कॉल किया। अच्छा। पहुंच गया, वहां पर फोन कर रहा है, उससे पहुंच गया। वहां से वो कोई UPI ऐप के थ्रू वो लॉगिन करना उधर शुरू कर दिया उस मोबाइल नंबर से। अच्छा। अब उसने लॉगिन जैसे ही करना शुरू किया, इधर OTP आने लगे, मैसेज आने लगे। अब वो फोन पे बात कर रहा है कंटिन्यू। हमें लग रहा है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। बस वो फोन पे बात कर रहा है पर्सन जिसको उसने फोन दे दिया, अननोन पर्सन को। अब उसके पास OTP आया, तो उसने ऐसे ही बोल दिया कि अरे कि क्या टाइम हो रहा है। तो उसने ऐसे फोन लिया, 26-13 या 4-25, इस तरीके से वो OTP बता दिया उसने। तो उसने टाइम पूछा है, इस तरीके से उसने उसको 04-25 OTP उसने उसको बता दिया। उधर लॉगिन आ गया। कुछ देर बाद एक और OTP आया, तो उसने उसको देखा, तो इस तरीके से कि ठीक है अब कितने बजे तक पहुंच जाओगे। तो उसने देखा ये 0626 0630 दूसरा OTP बता दिया। इतने में कभी ठीक है भैया, फोन काटा, फोन उसका वापस करके 2 मिनट चला गया। 5 मिनट के बाद उसके पास 2 मिनट बाद उसके बाद एकदम मैसेज आया जिस पर्सन के पास मोबाइल था कि आपका अकाउंट इज डेबिटेड। इस तरीके से मोबाइल में अकाउंट, लोगों को इस तरीके से हमें अवेयर रहना है। अननोन पर्सन्स को आज के टाइम कभी भी हमें फोन नहीं देना चाहिए। आप दीजिए फोन, आपको अपने सामने तुरंत बात करिए, आपका उसकी सब सारी चीजें ऑफ कर दीजिए, लोकेशन इस तरह की चीजें ऑफ कर दीजिए, अपने हाथ में पकड़ के बात कराइए। तो इस तरह की चीजों को शेयर करने मत दीजिए कभी भी। तो हमें अवेयर रहने की बहुत जरूरत है। हमारे इस पॉडकास्ट से जो लोग देखेंगे उनको शायद लगेगा कि फ्रॉड करना कितना आसान है। मैं एक मैसेज उनके लिए भी देना चाहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट से, जो फ्रॉड करने की सोच रहे हैं। उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या सजा है, और अगर वो इस प्रकार के मामले में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो फ्रॉड करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप उनको कैसे सतर्क करना चाहते हैं। आप अगर उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट तो हम नॉलेज के लिए बना रहे हैं, लेकिन इसका मिसयूज भी हो सकता हो कि जो पैसे कमाना चाह रहा हो वो सोचे कि अरे बहुत अच्छी, ये उसको 4 नए तरीके पता चल गए फ्रॉड करने के। जैसे कि आपने बाइक वाला बताया है ना, हमने वीडियो वाला बताया, अब उसको 4 तरीके पता चल गए। तो मैं ये भी उनको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि क्या कार्रवाई हो सकती है उनके ऊपर, क्या वो बच सकते हैं। आज के टाइम जो साइबर क्रिमिनल्स जितने भी साइबर क्राइम्स कर रहे हैं, उनके लिए हमारा एक ही मैसेज है, तकनीकी वरदान है, इसको अभिशाप मत बनाइए। क्योंकि अगर आप क्राइम कर रहे हो, इससे आपका बहुत लॉस होता है। अच्छा। आपकी इज्जत खत्म होती है, आपका करियर भी खत्म हो जाता है अगर आप पकड़े जाते हैं। और पकड़े जाते हैं, अधिकतर मोस्टली साइबर क्राइम पकड़े ही जाते हैं लास्ट में। क्योंकि वो हम लोग कहावत बोलते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो लास्ट में पकड़े ही जाते हैं, कानून के हाथ सच में ही लंबे होते हैं। तो क्योंकि जो गलत रास्ता आसान लगता है
लेकिन उसकी कोई मंजिल नहीं होती है। आप कुछ गलत कर रहे हो लेकिन लास्ट में आपको सेटिस्फेक्शन, या आप सोच रहे हैं हमें लास्ट में इतना पैसा मिलके हम बस अब खुश हो जाएंगे, नहीं। क्योंकि लास्ट गलत रास्ते की लास्ट में कोई भी डेस्टिनेशन है ही नहीं उसकी कोई। तो फ्रॉडस्टर के लिए हमारा एक मैसेज है, अपने टैलेंट को, अगर आपके पास टैलेंट है तो उसको अच्छी जगह पर यूज लगाइए। आप अगर सिस्टम को हैक कर सकते हैं, आप कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सकते हैं, तो आप एथिकल हैकर बनिए। गवर्नमेंट के पास आइए, गवर्नमेंट आपको अच्छा पैसा देगी, आपको अच्छी इज्जत मिलेगी, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन आप क्राइम करोगे तो क्राइम करने में क्रिमिनल, ध्यान रखिए, क्रिमिनल गलती जरूर करता है। अगर वो 100 तरीके से क्राइम कर रहा है और जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको केवल एक गलती चाहिए पकड़ने में। अगर वो कोई भी क्रिमिनल 100 तरीके से क्राइम कर रहा है, अब वो सोच रहा है मैं सब अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो करता है उसको केवल एक गलती उसकी पकड़नी है और उसी एक गलती की वजह से वो पकड़ा जाता है। तो ये मैसेज है क्रिमिनल्स के लिए, अपने टैलेंट्स को अच्छी जगह पर यूज करिए। और आप सोच रहे हैं कि हम चालाकी से इन चीजों को हम बहुत आगे तक ले जाएंगे, शॉर्ट तरीके से पैसा कमा लेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्योंकि शॉर्ट तरीके से कमाया हुआ पैसा या शॉर्ट तरीके से अपनी जो भी हम रास्ता अपना रहे हैं शॉर्ट तरीके से, तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। एक ना एक दिन पकड़े जरूर जाएंगे एक दिन, और फिर उसमें आपकी इज्जत, आपका करियर सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी बात सर ने बताई। तो आप अगर इस पॉडकास्ट को देखकर मोटिवेट हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप साइबर फ्रॉड कर सकते हैं, तो यदि आप करने की सोच रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा कि अच्छे रास्तों से पैसे कमाएं। गलत रास्ते से कमाया हुआ एक भी रुपए आपके कभी भी काम नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके अनुभव से अभी तक का कोई ऐसा साइबर फ्रॉड जो आपको आश्चर्यचकित कर दिया हो, आपके सामने कोई ऐसा मामला आया हो जो एक आया हो, या मतलब 100 में से एक ऐसा कोई केस आया हो जिसको सुनकर आप भी हैरान हो रहे हो, या आपने भी सोचा होगा कि यार ऐसे भी हो सकता है फ्रॉड? एक साइबर क्राइम है। अच्छा। 2 दोस्त थे। अच्छा। ये मतलब कहानी भी बन गया है, लेकिन ये एक रियल कहानी भी है। अच्छा। ये एक केस था, तो एक बहुत एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इसको एक स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा। तो 2 फ्रेंड थे, आपस में बैठे हुए थे। एक फ्रेंड का बर्थडे था और दूसरा फ्रेंड ने बोला कि आज तेरा तो बर्थडे है यार, तो ऐसा कर आज पार्टी देते, कुछ मंगा ले। बारिश हो रही थी बाहर बहुत तेज, तो उसने कहा चलो बर्गर और फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर देते हैं और मंगा लेते हैं, करके खाएंगे। तो उसने जैसे ही ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के लिए, ऑर्डर अभी नहीं किया, जैसे ही ऑर्डर करने वाला था, अब उसने कहा ऑर्डर करें या लेके आए। तो उसने कहा यहाँ फूड डिलीवरी कोई करता होगा कोई, तो ऐसा करिए यहीं डिलीवरी के लिए ऑनलाइन बुक कर देते हैं। अच्छा। तो जैसे ही उसने ऑनलाइन बुक किया, उसने इंटरनेट से कोई आसपास का कोई डिलीवरी देखी कि कौन फूड डिलीवरी कर रहा है, तो उसने इंटरनेट से देखा हमारे एरिया में कौन कर रहा है, वहाँ से देख के और उसने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। डिलीवर करने के बाद उस वेट करने लगे कि खाना आ रहा होगा। 1 घंटे तक वेट किया कि यार बहुत टाइम हो गया। उसने कहा बन रहा होगा, बारिश की वजह से शायद लेट हो गया होगा डिलीवरी बॉय। तो उन्होंने कहा चलो आधा घंटे और वेट करते हैं। वेट करते रहे बैठे बैठे, 2 घंटे निकल गए, कुछ नहीं आया। तो उन्होंने कहा लो इस कंपनी का कस्टमर केयर नंबर निकालें। अच्छा। उन्होंने तुरंत गूगल खोला, क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ नहीं मिलता है गूगल खोल लेते हैं। गूगल ओपन किया उन्होंने और उसको कंपनी का कस्टमर केयर नंबर सर्च किया। तो ये उन्होंने कंपनी का कस्टमर केयर नंबर टॉप दिखाई दिया, उन्होंने तुरंत कॉल लगा दी कि ऐसे ऐसे हमने बुक किया था और अभी तक ऑर्डर नहीं आया हमारा। तो उस सारी चीज हम चेक कर रहे हैं, आपका ऑर्डर क्यों डिलीवर नहीं हुआ। इतने में बोला कि सर हमारे सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ टेक्निकल इशू है, इसकी वजह से आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर नहीं हो पाया है। अच्छा। तो ऐसा करिए हम आपका पैसा रिफंड कर रहे हैं। तो लड़कों ने बोला ठीक है कर दीजिए। तो कि अच्छा आप अपना अकाउंट नंबर बताइए। तो उन्होंने अकाउंट नंबर बता दिया कि अच्छा हम आपका अकाउंट नंबर वेरीफाई कर रहे हैं अपने सिस्टम में, एक OTP आया उसको बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, OTP आया, बताया 400 रुपये का उन्होंने बुक किया था। अच्छा। तो OTP आया, उन्होंने उसको बुक, जैसे ही उन्होंने OTP बताया
उन्होंने कहा ठीक है, ओटीपी बताने जैसे ही बताया तुरंत उनके मोबाइल से 40,000 रुपए कट हो गए। अच्छा 40,000 रुपए उनके मोबाइल से कट हुए। अब कट होने के बाद कॉल कट गई। अच्छा, फूड डिलीवरी ऐप के माध्यम से खाना ऑर्डर किया और खाना आया नहीं, तो उसकी कंप्लेंट करने के लिए कस्टमर केयर में कॉल किया। कस्टमर केयर वालों ने कहा कि आपका 400 रुपये हम रिफंड कर रहे हैं, इसके लिए आप हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर दीजिए। और बैंक अकाउंट नंबर दिया, उसको ओटीपी आया। वेरीफाई करने के लिए ओटीपी बोला, ओटीपी जैसे ही उन्होंने बताया और ये 40,000 कट गए, तो उनको वो 4,000 का 400 का बर्गर 40,000 का पड़ गया। तो ये कैसे हुआ? इसके लिए गूगल की एक टेक्निक होती है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसकी हेल्प से साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, अपने कस्टमर केयर नंबर्स टॉप लिस्ट कर देते हैं। अच्छा, तो जब भी कोई उस कंपनी का या कुछ सर्च करता है तो क्रिमिनल्स के नंबर ऊपर दिखाई अच्छा, देते हैं। इसमें क्या था जो आपने ये वाली कहानी बताई, केस बताया जो आपने, उसने ऑर्डर तो सही कंपनी से किया था, सही, लेकिन हाँ। जो कस्टमर केयर का नंबर था वो गलत था। हाँ, ऑर्डर अच्छा। सही कहूँ क्योंकि वो उसके एरिया में दिखा रहा था कि और यहाँ पर कस्टमर केयर में होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम पहले बता दें, हाँ, साहब हमने बिल्कुल। ऑर्डर किया था, पिज्जा किया था, ये किया था, इसमें ये समस्या बस हुई। अब वो इंसिडेंट समझ लेता है क्या है, तो हाँ। इस तरीके तो कभी भी कस्टमर गूगल से चीजों को सर्च नहीं करना चाहिए। हम कस्टमर केयर नंबर सर्च कर लेते हैं, वेबसाइट के नाम एड्रेसेस सर्च कर लेते हैं गूगल से। तो इस चीजों पे ध्यान रखना है कि गूगल से सर्च नहीं करना चाहिए। अगर आपको सर्च करना है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। आप उसमें जिसका नीचे कॉन्टेक्ट हाँ का सब कुछ ऑप्शन दिया मिलेगा। होता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आप कॉन्टेक्ट अस जो उसका उनका ऑप्शन होता है, उनका जो मेन्यू बना हुआ है उसमें जाइए, वहां से आप कस्टमर केयर नंबर्स को निकालिए। इस तरीके से गूगल पे सर्च मत करिए। तो ये इस चीजों को ध्यान रखना है लोगों को। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये और है कि जब हम सोशल मीडिया अकाउंट्स कोई भी बनाते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, या मान लीजिए हम इंस्टाग्राम का अकाउंट बना रहे हैं, पासवर्ड हमें कैसे चुनना चाहिए? बहुत से लोगों ने हमने देखा है कि पासवर्ड वो जनरल 2-3 तरह के बनाते हैं, 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर पासवर्ड अपना मोबाइल नंबर बना देते हैं, या फिर पासवर्ड अपना डेट ऑफ बर्थ बना देते हैं। ऐसे में हम अपने सोशल मीडिया की सुरक्षा के लिए या अपने बैंक अकाउंट्स का, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड हो या कोई भी पासवर्ड हो, हमें पासवर्ड कैसा बनाना चाहिए? देखिए, पासवर्ड बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारा जो पासवर्ड है वो कम से कम 16 कैरेक्टर की लेंथ का होना चाहिए, जबकि इससे ज्यादा ही होना चाहिए। 16 अच्छा 16 कैरेक्टर की लेंथ का होना चाहिए। अच्छा अभी तक 8 था, फिर 12 हुआ, फिर 16, आगे तो ये बढ़ता ही जाएगा। जिस अच्छा तरीके से क्रिमिनल्स की एक्टिविटी बढ़ती जाएंगी और टेक्नोलॉजी आती जाएगी, ये पासवर्ड की लेंथ भी बढ़ती जाएगी। तो हमें 16 कैरेक्टर से एबव या 16 कैरेक्टर का पासवर्ड रखना चाहिए। अच्छा पहला। दूसरा, जब भी हम पासवर्ड बनाएं, लोग क्या करते हैं कि एक पैटर्न में बना देते हैं, 1 2 3 4 5, ताकि या याद उसको रहे। अपोजिट कर देते हैं, या अपने लव वन जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसी का नाम से पासवर्ड गर्लफ्रेंड के बना नाम दिया, से गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, इस तरीके से नाम बना दिया। अपने रिलेटिव का नाम है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पासवर्ड में ये चीजें यूज कर लेते हैं। तो इस तरह की इस तरह की चीजों को हमें यूज नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम पासवर्ड बनाएं उसमें एक अल्फाबेट होना चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर में भी अल्फाबेट्स होने चाहिए, सिंबल भी होना चाहिए। अच्छा, सिंबल भी हम जरूर यूज करें उसमें, सिंबल इन द सेंस वो हैज, है कॉमा, साइन, ये एट द सब। रेट का अच्छा साइन, कॉमा, इस तरह की चीजें यूज करें। साथ में न्यूमेरिक डिजिट भी जरूर यूज होना चाहिए। अच्छा तो इनके कॉम्बिनेशन से पासवर्ड बनाएं तो हमारा पासवर्ड स्ट्रांग होगा। और पासवर्ड जब भी बनाए, लोग क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि हमारा इस सोशल मीडिया साइट पर ये पासवर्ड है, तो दूसरी सोशल मीडिया साइट पर भी यही कर दे, जिससे कि याद बना रहेगा। हमें हर चीज का अलग अलग पासवर्ड बनाना है, जिससे कि अगर कभी धोखे से हमारी एक चीज हैक हो गई तो ध्यान रखिए आपकी सारी चीजें हैक हो जाएंगी अगर आपसे हम पासवर्ड बनाएंगे। अच्छा तो इस तरीके से हम अपना पासवर्ड को अलग अलग रखें, पासवर्ड को चेंज करते रहें। जिस तरीके से हम अपना टूथ ब्रश चेंज करते हैं, इस तरीके से हमें पासवर्ड को भी चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे, आज के टाइम पासवर्ड आसानी से लोग, जो बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए जो पासवर्ड को गैस कर लेते हैं। अच्छा जैसे हमें ये आपकी सारी आपकी नाम मिल गया मुझे, आपकी डेट ऑफ मिल गई, तो हम पता कर लेंगे, हम गैस करेंगे आप पासवर्ड क्या बना सकते हो। अच्छा तो इस तरीके से क्रिमिनल्स पासवर्ड्स को गैस कर लेते हैं। तो पासवर्ड को स्ट्रांग रखिए। अब कोई पासवर्ड बना रहा है, अब उसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है,
तो ए इस तरीके से हो रहा है, तो जरूरी नहीं ए को ए ही यूज करो, ए की जगह @ यूज कर लीजिए। अच्छा। ए की तरह लिख रहा है, एम आ रहा है, एम की जगह एम हटा दो, उसकी जगह डब्ल्यू यूज कर लो पासवर्ड। तो इस तरीके से पासवर्ड को क्रिटिकल बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, जिससे कि उसको कोई गैस ना कर पाए। और पासवर्ड हर चीज का अलग अलग होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने पासवर्ड्स को मजबूत बना सकते हैं और अपने अकाउंट को सिक्योर रख सकते हैं। सर, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आएगा। वर्तमान समय में मैंने देखा है, जो हमारा युवा है, यूथ है, जो 12वीं क्लास में पढ़ रहा है या 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, अब आजकल के बच्चों को सभी को पॉकेट मनी मिलती है, 150 रुपये, 500 रुपये जनरल हो गया, आप सभी को मिलते हैं सप्ताह में या दिन के हिसाब से। तो मैंने देखा है कि कई लोग जो है ऑनलाइन गेमिंग में फंसते चले जा रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो सरकारी अधिकृत कोई भी ऐसी कोई गेमिंग वेबसाइट नहीं है। उसमें क्या होता है कि आपकी ऐसे बॉल्स ऊपर से आपने डाली, उसमें नीचे किसी उसमें चले गई बॉल्स पॉट में, और आपके 800 रुपये बन गए, 900 रुपये बन गए। अब होता क्या है कि जो बच्चे हैं वो बताते नहीं अपने माँ बाप को कि सर हम इस प्रकार के गेम खेल रहे हैं, और वो अपने आप उस गेम के लॉस में चले जाते हैं, 1000, 10,000, 20,000 रुपये ऐसे लॉस में चले गए। अब माँ बाप को उन्हें बताने में डर लगता है कि साहब अगर बता देंगे तो मम्मी पापा पिटाई करेंगे कि आप जुआ खेल रहे हो। तो ऐसे में जो हमारे दर्शक, सभी इसके हमारे दर्शक हैं जिनके बच्चे हैं, उनको क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? और जो बच्चे हैं जो इस प्रकार के, चूंकि आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, विज्ञापन आपको दिखाई देते हैं, विज्ञापन में आपको देखने को मिलता है कि ये ऐड है। अब जैसे ड्रीम 11 है, ड्रीम 11 तो अब आम बात हो रही है, ड्रीम 11 हर बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन सोशल मीडिया पर कई ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो 100 रुपये लगाकर आपको 100x यानी कि 100 गुना ज्यादा आपको 100 पैसा गुना रिटर्न ज्यादा करने की दावेदारी करते हैं। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इस प्रकार के गेमिंग से कैसे बचना चाहिए? सबसे पहले गेम मोस्टली आज के टाइम बच्चे गेमिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि गेम खेलने को उनको बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी उनके माइंड को रिलैक्स मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गेम के जितने यूजर हैं, कोई भी अगर एप्लीकेशन पर बच्चे गेम खेल रहे हैं, उसके जितने यूजर हैं उसमें से 95% फेक लोग हैं। अच्छा। 95% लोग बच्चे बनकर गेम खेल रहे हैं। अच्छा। अगर मैं एक बच्चा हूँ और मैं गेम खेल रहा हूँ, मेरी एज सपोज 10 ईयर से कम है, क्योंकि मैंने देखा है 6-7 साल के बच्चे गेम खेल रहे हैं आज के टाइम। और मैं किसी से, क्योंकि आज के टाइम बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो हम दूसरी साइड में दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करके फिर आपस में गेम खेलते हाँ, हैं। पबजी जैसे गेम हुआ, पबजी है, हमारे भी जानकर रोब्लॉक्स कई लोग है, हैं जो रात रात भर गेम खेलते हैं। रात भर गेम, तो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, और दूसरी साइड में जो पर्सन बैठा है वो भी एक बच्चा बनकर बात कर रहा है। अच्छा। लेकिन वो बच्चा है नहीं, वो एक साइबर क्रिमिनल्स हैं। तो अच्छा। हर गेम में लगभग 95% लोग अदर साइड में जो होते हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं, और वो उसको ऐसा फंसाते हैं गेमिंग में, उसको इस तरीके से टास्क देते हैं कि कुछ नहीं, कि कोई टास्क ऐसा दे दिया कि इसमें अपने पापा का मोबाइल नंबर फीड कर दीजिए तो आपको ये स्टेज मिल जाएगी। अच्छा। इसमें आप अपने पापा का अकाउंट नंबर फिल कर दीजिए, ये स्टेज मिल जाएगी। अपने पापा का पासवर्ड फीड कर दीजिए, आपको ये वाला ऑप्शन मिल है जाएगा, वो गेम की तरह, गेम की तरह। तो इस तरीके से बच्चे फंस जाते हैं उस चीज में, और बच्चे तो फंसते ही हैं, लॉस होता है उनके जो माता पिता हैं उनका लॉस होता है, उनका बैंक बैलेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। तो गेम में बहुत सारे ऐसे गेम है, जैसे रोब्लॉक्स गेम है। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे उसमें बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। तो और गेम से क्या है, बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाता है। आज के टाइम बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है मोबाइल पे पर डे 4 से 5 घंटे है। अच्छा। डेली, और इसकी वजह से उनके बहुत सारे लॉसेस भी हो रहे हैं। एक तो बच्चे आज के टाइम चिड़चिड़ेपन होते जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है, आंखों से वीकनेस होती जा रही है, और माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, हेल्थ ग्रो भी नहीं हो रही, हेल्थ ग्रो नहीं हो रही। तो जो बच्चे गेम खेल रहे हैं उनका स्क्रीन टाइम इतना बढ़ता जा रहा है जिससे कि कई उनको हेल्थ इशू आने लगे हैं। तो गेमिंग का सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, और स्क्रीन टाइम बढ़ेगा तो उनको अदर एक्टिविटी से ध्यान हटता जाएगा। तो गेम इंडस्ट्री अब साइबर क्रिमिनल गेमिंग सिस्टम का यूज करके, गेम ऐप का यूज करके
लोगों तक पहुंच रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे बच्चे गेम खेल रहे हैं और उनके पास कोई नोटिफिकेशन आया या कोई उसमें ऐसा एड्स आया, जल्दबाजी में उन्होंने उस पर क्लिक कर दिया और पता चला कि मोबाइल का पूरा डेटा उन साइबर क्रिमिनल के पास पहुंच गया। इसमें क्या है, बच्चे जब मोबाइल खेलते हैं तो बीच बीच में ऐड आते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉपअप। ये क्या, ये ऐड ऑटोमेटिकली 1 सेकंड के लिए आते हैं, ऑटोमेटिकली हट जाते हैं या इनको हमें डिनाई भी करना पड़ता है कभी कभी, और उसमें अलाउ का ऑप्शन, ओके का ऑप्शन भी वो डाल देते हैं। तो अगर बच्चे इन पर क्लिक कर दें, कोई भी क्लिक अगर इन पर ऐड पर कर दे, इसको एडवेयर भी बोलते हैं, एडवेयर। अच्छा। अगर इस पर हम क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, आपके सिस्टम में हो सकता है वो वायरस हो सकता है वो कोई एप्लीकेशन हो जो इंस्टॉल हो जाए आपके सिस्टम में। अच्छा। और आपका एक्सेस कहीं और चला जाए। और जैसा कि आपने बताया कि इस तरह के एप्लीकेशन दिखाई देते नहीं है, दिखाई और हाइड हो जाते हैं यहाँ के इसके अंदर, और वायरस भी हो सकता है। अच्छा। और वायरस को रिमूव करने के लिए तो एंटीवायरस होना चाहिए, जो कि आज के टाइम कोई परचेज नहीं करता है। मोबाइल 50,000 का 60,000 का खरीद लाते हैं, लेकिन एक 100-200 रुपए का एंटीवायरस परचेज नहीं करते हैं। कोई किसी के मोबाइल में एक एंटीवायरस नहीं मिलेगा। अगर हम फ्री के जरूर होंगे, लेकिन फ्री इंटरनेट पर कुछ है नहीं। फ्री जो है वो उसमें जरूर कहीं ना कहीं कमियां होंगी उस ऐप में। तो हमेशा कोई पेड एंटीवायरस परचेज करिए जब भी नया मोबाइल लाएं। एंटीवायरस क्या करेगा, आपके वायरसेस को, इस तरह के एडवेयर्स को ऑटोमेटिकली रिमूव करता रहेगा, फिल्टर करता रहेगा। तो हमें एंटीवायरस जरूर अपने मोबाइल के अंदर रखना चाहिए और उसको टाइमली अपडेट भी करते रहना चाहिए। अच्छा। अपडेट से याद आया कि लोग अपडेट नहीं करते हैं मोबाइल सिस्टम को। अच्छा। अपडेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम डेली कंपनियां कुछ ना कुछ अपने एप्लीकेशंस में चेंज करती रहती हैं। क्योंकि क्रिमिनल्स बहुत स्मार्ट हैं, तो वो क्या करते हैं, नई नई चीजों को लेकर आ रहे हैं, जिससे कि हम कैसे क्रोम, जैसे गूगल क्रोम है ब्राउजर, उसको कैसे हम उसको हैक करें, उसके थ्रू सिस्टम्स में कैसे पहुंचे, या कोई एप्लीकेशन है किसी के मोबाइल में, उसके थ्रू कैसे सिस्टम में पहुंचे। कंप्यूटर के अंदर विंडो है, विंडो के थ्रू कैसे हम कंप्यूटर में पहुंचे। तो कंपनियां अपने सिस्टम में, अपने एप्लीकेशंस में अपडेशन करती रहती हैं। तो अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो वो चीजें इसमें ऐड नहीं होंगी हमारे सिस्टम में। कभी कभार हम सोचते हैं अरे बेवजह मोबाइल की मेमोरी भरेगी 500 MB का 200 MB का डाउनलोड करे, चलना वैसे ही है। कभी सोचते हैं कि सिस्टम स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब ये भी लगता है कि ऐसा बहुत से लोगों का ये भी मिथ है कि जब मोबाइल पुराना हो जाता है तो कंपनी वाले अपडेट भेजते हैं ताकि आपका मोबाइल खराब हो जाए और आप नया मोबाइल खरीदें। तो वो ऐसा नहीं है। अपडेट करने से आपके मोबाइल के जो सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। अपडेट मोबाइल को करते रहना चाहिए, और अपडेट करने के साथ साथ आपको अपने मोबाइल की हिस्ट्री को जरूर डिलीट करते रहना चाहिए। हिस्ट्री, हम क्रोम पर बहुत सी चीजें सर्च करते हैं, उसमें हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। बोलते हैं साइबर हाइजीन। साइबर हाइजीन एक वर्ड चला है, जैसे हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं तो हम बोलते हैं अपना हाइजीन का ध्यान रखो, हाथ धोते रहो, इस तरह की चीजें डेली कुछ ना कुछ करते रहो। तो इस तरीके से साइबर हाइजीन भी एक ऐसी चीज है कि हम अपनी डिवाइसेस को हाइजीन रखें। डेली हम अपनी हिस्ट्री को जरूर डिलीट करते रहें, क्योंकि क्रिमिनल्स हिस्ट्री को ही चुरा लेते हैं। अच्छा। हिस्ट्री की, क्योंकि वो क्रोम के थ्रू हिस्ट्री में जाते हैं और हिस्ट्री ले लेते हैं, उनको बहुत सारी चीजें आपकी उन्हें पता चल जाता है कि आप क्या देखना चाह रहे हैं, बिल्कुल, किस तरफ आपका रुझान है और किस वेबसाइट पे आपने अधिक समय दिया। और साथ में कुकीज और बनती हैं। अच्छा, कुकीज क्या होता है सर? कुकीज क्या है, जैसे आज हमने कुछ भी सर्च किया तो वो एक फाइल बन के स्टोर हो जाता है ब्राउजर के अंदर, जिसको हम कुकी बोलते हैं। तो आप क्या करते हैं, जैसे हमने कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं ऑनलाइन, कोई फॉर्म होता है, गवर्नमेंट के फॉर्म है, कोई प्राइवेट फॉर्म है, उसको फिल कर रहे हैं, और फिल करते करते आज आपने फिल किया, 10 दिन बाद कोई दूसरा फॉर्म आया तो फिर आपने फिल करना शुरू किया। तो जब अपना नाम, पासवर्ड, इस तरह की चीज, उसमें ईमेल आईडी सब भरते हैं, तो आपके कीबोर्ड पे हिंट आ जाता है। हाँ, हिंट आती है ऊपर, आप हिंट पे क्लिक करते हो, ऑटोमेटिकली सब फिल हो जाता है। कभी कभी अगर आपने अपनी ईमेल आईडी पे क्लिक किया तो फर्स्ट वाले पहले फॉर्म में आपने ईमेल आईडी के साथ जो जो डिटेल फिल की होगी वो ऑटोमेटिकली उसमें फिल हो जाएंगी। तो इनको कुकीज बोलते हैं। अच्छा। तो इस तरह की चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारा डेटा दूसरी
फॉर्म में या दूसरी साइट्स पर चला जाता है, तो कुकीज पर कभी भी क्लिक करके ऑटो फिल ऑप्शन हमें यूज नहीं करना चाहिए। लोग ऑटो फिल ऑप्शन का यूज करते हैं, एकदम फिल हो जाए, तुरंत फिल हो जाए। तो जब भी आपने नाम भरे, नाम टाइप किया, तो ऊपर शो हो रहा है आपका नाम कीबोर्ड में, उस पर आप क्लिक ना करें, जबकि पूरा आपको टाइप करना है। अच्छा, टाइप करेंगे तो आप सेफ रहेंगे, आपकी कुकीज सेफ रहेंगी। या तो आप अपनी हिस्ट्री और कुकीज को डेली डिलीट करते रहिए, तो आपकी कुकीज और हिस्ट्री सेफ बनी रहेगी। साइबर अपराधियों के पास एक यही डेटा होता है कि उनके पास पूरा एक फाइल होती है जो आपके मोबाइल से वो ले लेते हैं या सिस्टम से ले लेते हैं, जिससे उनको पूरा एक आइडिया लग जाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप क्या देखना पसंद करते हैं और आपकी कमजोरी क्या है। क्योंकि क्रिमिनल बिहेवियर भी देखता है, और आज के टाइम इन फाइलों के थ्रू बिहेवियर पता चल जाता है। अच्छा, डिजिटल चीजों से हम पर्सन का बिहेवियर कैसा है, वो बिहेवियर हम पता कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो होती है, इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं, वो भी पहले बिहेवियर देखते हैं, क्रिमिनल्स का बिहेवियर कैसा है। तो इन्हीं डिजिटल डेटा के थ्रू वो बिहेवियर पता करते हैं और उसके बाद वो पकड़े जाते हैं। तो हमें भी अपना डिजिटल बिहेवियर है वो सही रखना चाहिए, इस तरह की चीजों को डिलीट करते रहना चाहिए, कुकीज और हिस्ट्री को। सर मेरे मन में एक सवाल और है। आजकल हम इंटरनेट पे कुछ भी यूज कर रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो। एक चीज कॉमन है कि हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा है। डिपेंडेंसी इन द सेंस यूट्यूब भी दूसरी कंट्री के देश का है, इंस्टाग्राम भी दूसरी कंट्री का है, फेसबुक भी दूसरी कंट्री का है, व्हाट्सएप भी दूसरी कंट्री का है। क्या ये एक चिंता का विषय है हमारे लिए, क्योंकि आज करोड़ों भारतीयों का डेटा इन ऐप पर है और यूट्यूब जैसे ऐप पर भारत के एक एक कोने कोने के वीडियोस उनके सर्वर पर अपलोडेड हैं। इंस्टाग्राम पर सभी की पर्सनल प्रोफाइल है, एक्स पर, ट्विटर पर हमारे देश के पॉलिटिशियन का पर्सनल डेटा है, पर्सनल ईमेल आईडी है। मान लीजिए कल ऐसी चिंताजनक स्थिति बनती है कि युद्ध की परिस्थिति बन गई, तो आपको क्या लगता है, क्या ये चिंता का विषय है? हमारी डिपेंडेंसी इंटरनेट के क्षेत्र में दूसरी कंट्री पर होना हमारे लिए कितना खतरनाक है? देखिए, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट एक एक्ट ला रही है, अच्छा, एक अधिनियम ला रही है, डीपीडीपी एक्ट, डीपीडीपी है। या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा, तो इस एक्ट में गवर्नमेंट इसको तैयार कर रही है अभी। इस एक्ट में ये होगा कि कौन सी कंपनी को हम डेटा दें, और वो कंपनी हमें बताएगी हमारे डेटा का क्या करेगी। तो जो डीपीडी एक्ट है, इसमें कंपनी हमारे डेटा की सुरक्षा कैसे मेंटेन करती हैं, हमारे डेटा कहाँ कहाँ शेयर कर रही हैं, हमारे डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं, ऐसी वो परमिशन देंगी। तो ये इस एक्ट में ये चीजें लाई गई हैं, जो अभी इस पर बनाया जा रहा है ये एक्ट, डीपीडीपी एक्ट, और लोगों से भी राय मांगी गई है। अच्छा, कि वो इस एक्ट पर अपनी राय कैसे व्यक्त करें। अच्छा, आज के टाइम क्योंकि हमारा सारा डेटा अदर कंट्रियों के पास भी है, अदर ऐप के पास है, जो दूसरी कंट्री से उनको कंट्रोल किया जा रहा है। तो हमारे डेटा को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया जा रहा है, अच्छा, डीपीडीपी एक्ट। तो इससे क्या है, हमारा डेटा सेफ रहेगा, हमें पता चलेगा हमारा किस कंपनी के पास डेटा है, गवर्नमेंट को पता रहेगा कि हमारा डाटा कौन सी कंट्री के पास क्या डेटा जा रहा है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एक्ट बहुत अच्छा है, और अभी तो इस पर बहुत डिस्कशन हो रहा है, और पब्लिक से इससे अभी राय मांगी गई है। अच्छा, और उसके बाद गवर्नमेंट की जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर बना के तैयार कर रहे हैं। अब इस एक्ट में क्या होगा, कंपनियों पर जुर्माना किया जाएगा। अच्छा, कि अगर कोई भी कंपनी इस एक्ट को फॉलो नहीं कर रही है, लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, तो उन पर एक जुर्माना बनाया जाएगा। तो इस तरीके से अदर कंपनी क्या है, हमारे डेटा को सिक्योर बनाए रखेंगी और सिक्योर रखेंगी, जिससे कि डेटा का मिसयूज ना हो सके। तो इस तरह से ये डीपीडीपी एक्ट लाया जा रहा है। हमारे गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए? जैसे कि चाइना है, चाइना में उनके चाइनीज ऐप ही चलते हैं, चाइना में यूट्यूब नहीं चलता है,
है ना। चाइना अपनी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के लिए इतना अलर्ट है कि अपने देश के, अपनी कंट्री की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाने दे रहा है। क्या भारत में भी भारतीय ऐप होने चाहिए, जैसे कि भारतीय यूट्यूब चैनल होना चाहिए, भारतीय इंस्टाग्राम होना चाहिए, भारतीय फेसबुक होना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? भारतीय भी अपना ऐप बना रहे हैं, बहुत अच्छा। से ऐप लॉन्च भी हो चुके हैं, लोग यूज भी कर रहे हैं। जैसे एक सोशल मीडिया ऐप है कू, हम्म क्योंकि धीरे धीरे वो अभी चलन में आ चुका है। हम्म तो इंडियन ऐप भी बनाए जा रहे हैं बहुत सारे। अभी हमारी जैसे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, सर्ट इन, अच्छा। तो उसने भी अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए हैं जो हमारे डेटा को सिक्योर करते हैं। अच्छा। जैसे एक ऐप है एम कवच, हम्म आप इसको प्ले स्टोर पर जाइए, एम कवच सर्च करिए, डाउनलोड करिए। ये आपके डेटा को सिक्योर रखता है, आपकी डिवाइस को सिक्योर रखता है। ये इंडियन ऐप है अच्छा। और ये आपको बताएगा कि आपके फ़ोन में ऐसा क्या कमी है, ऐसी क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या कमियां हैं कि जिससे कि आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन अदर ऐसे इंस्टॉल, कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं जो आपके मोबाइल में हाइड हैं। हम्म तो उस तरह की चीज़ों को ये फाइंड करता है अच्छा। एम कवच। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है www.csk.gov.in, अच्छा। साइबर सुरक्षा केंद्र। हम्म आप यहाँ से बहुत सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पज के एप्लीकेशंस हैं। इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके आप अपने डिवाइस की, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम हो चाहे मोबाइल हो, इसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कोई ऐसा ऐप जो हमारे डेटा को नुकसान पहुंचाए वो नुकसान ना पहुंचा पाए, तो वो अलर्ट हमें बता देगा तुरंत। ये आपने काफ़ी अहम जानकारी दी। जैसे आपने बताया एम कवच ऐप जो है, ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल होके बता देगा कि कौन सा ऐप आपके लिए हार्मफुल है और कौन सा ऐप अब सही है। सही है, ये बिल्कुल। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी सर। अब मैं आपसे केवल 2 सवाल और पूछूंगा सर। आपने बहुत समय दिया, अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला, ये बीच में विवाद आया था कि व्हाट्सएप हमारी बातें सुनता है, हम्म, एंड टू एंड इंक्रिप्ट एन्क्रिप्शन। डेटा का वो कमिटमेंट देते हैं। आपकी नॉलेज से और आपके एक्सपीरियंस से, क्या हमारा डेटा व्हाट्सएप पर सिक्योर है? देखिए, अब हमारा डेटा व्हाट्सएप पर सिक्योर है, अच्छा। क्योंकि पहले एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं था। अच्छा, ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन कैसे वर्क करता है सर? जब भी हम किसी को देखा होगा आपने कि कभी हम मैसेज किसी को करते हैं व्हाट्सएप पर, तो उस पर ऊपर लिख के आ जाता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। अच्छा। इसका मतलब है आप जो डेटा शेयर कर रहे हैं, हम्म आपने कोई मैसेज सेंड किया तो वो आपने जिसको सेंड किया उसी के पास पहुंचेगा, बीच में उसको कोई डेटा को आपका टच नहीं करेगा, उसको कोई नहीं देखेगा। व्हाट्सएप भी उस डेटा को नहीं देख सकता नहीं, है? ये डेटा आपका फाइनल डेस्टिनेशन पर जा रहा है डायरेक्ट। ये एंड अच्छा। टू एंड मतलब एक साइड ये एंड हो गई, हम्म एक एक ये यूजर है, दूसरी साइड में जो दूसरा यूजर जिससे आप कम्युनिकेट हो रहे अच्छा। हैं। तो ये जो बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये एंड टू एंड है, बीच में कोई थर्ड सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन बीच में नहीं है। लेकिन सर एक सवाल मेरा ये है इसी में, हमारा एक मित्र है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से कोई बात कर रहा था, उसने कुछ ऐसा वर्ड यूज किया कि उसका व्हाट्सएप बैन कर दिया तुरंत। हम्म, कुछ उसने ऐसा एरोगेट वर्ड यूज किया होगा, मुझे नहीं मालूम। उसने मुझे ऐसा बताया, मैं यूट्यूब पर नहीं बोल सकता। उसने ऐसा वर्ड यूज किया कि व्हाट्सएप ने बैन कर दिया। लेकिन सवाल सामने आता है कि जब डेटा एंड टू एंड इंटरप्टेड है, तो फिर व्हाट्सएप को कैसे पता चला कि ये उसने वर्ड यूज किया है? देखिए व्हाट्सएप पे जब हम किसी को कम्युनिकेट करते हैं तो एक तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन जो होता है, उससे क्या है, जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, रिसीवर उसको डिक्रिप्ट करके उसको दिखाई दे जाता है डेटा। लेकिन हमारा डेटा व्हाट्सएप हमारे अकाउंट को बैन क्यों कर देती है जब ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन रहता हाँ, है? मान लीजिए हमने आपसे कुछ बोला और जब हमारे डेटा को वो देख नहीं पा रहा है, लेकिन हमने अगर कोई वर्ड ऐसा बोल दिया जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, या जो देश की सुरक्षा से संबंधित है, तो व्हाट्सएप अकाउंट बैन कर देता है तुरंत। इसके लिए क्या है, व्हाट्सएप के पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अच्छा। उन कीवर्ड्स को वो अपने टूल्स बना के स्टोर रखती है। अच्छा। अगर आपकी लैंग्वेज जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे पर्सन से, उसमें वो कीवर्ड अगर मैच कर जाते हैं, तो वो क्या करता है कि आपने क्या किया, उसकी टर्म एंड कंडीशन को वायलेट कर दिया आपने, उसके आप खिलाफ चले गए, तो वो क्या करते हैं, आपके व्हाट्सएप अकाउंट को बैन कर देते हैं। तो हमें कभी भी इस तरीके के वर्ड या इस तरीके के कीवर्ड्स हमें यूज नहीं करने चाहिए, जिससे कि क्या है, हम किसी उसकी टर्म एंड कंडीशंस के खिलाफ चले जाते हैं। अब ये टर्म कंडीशन उसकी क्या है, तो जब हम देखा होगा अधिकतर हम जब एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं तो वो एक टर्म एंड कंडीशन दिखाता है, लोग नहीं पढ़ते हैं उसको, उसमें ये सारी चीजें मेंशंस होती हैं। अच्छा।
तो वो टर्म कंडीशन लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि बहुत लेंदी होता है। जब इंस्टॉल करते हैं ऐप तो टर्म कंडीशन आता है, तो उन टर्म एंड कंडीशन में ये सारी चीजें लिखी होती हैं कि आप कोई इस तरीके का स्पैम मैसेज ना भेजें जिससे कि आपके खिलाफ कोई बैन करना पड़े, आप कोई एप्लीकेशंस या व्हाट्सएप को आपके एप्लीकेशंस को बैन करना पड़े। तो उसके पास मेन कीवर्ड्स होते हैं जो मैच कर जाते हैं और इस तरह की एक्टिविटी व्हाट्सएप के थ्रू पे करनी पड़ती लेकिन है। हमारा जो डेटा है वो सुरक्षित है, लेकिन व्हाट्सएप हमारे डेटा को नहीं हाँ, क्योंकि देगा। अब व्हाट्सएप किसी को आपका डेटा नहीं शेयर करता है क्योंकि उसके पास सारा डेटा डिक्रिप्ट होके रखा हुआ है और वो केवल उसी को डेटा देगी जैसे कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारी कंट्रीज की, पुलिस है, सीबीआई है, तो इन एजेंसी की रिक्वेस्ट पर ही वो डेटा उनको देती है और कहीं भी डेटा को शेयर नहीं करती है। सर मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए, खासकर फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए, क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि एक सिम ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके सारे बैंक अकाउंट हो, उसको आप कहीं सोशल मीडिया पर यूज ना करें, और एक सिम ऐसी हो जिसमें केवल आपके एक अकाउंट हो जिसमें कुछ मामूली ही पैसे पड़े हों? क्या आप ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आज के टाइम जो भी क्राइम्स हो रहे हैं वो फाइनेंस की वजह से हो रहे हैं कि हमें कैसे इनका फाइनेंस हमें निकालना है, जिनका कैसे पैसा हम कैसे निकाल सकें, कौन सी टिक से इनका पैसा निकाल सकें। क्रिमिनल इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसमें एक ही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें 2 अकाउंट रखने चाहिए हमेशा। एक जिससे हम जब यूपीआई ऐप जो हम यूज कर रहे हैं उससे हम लिंक करते हैं, तो एक अकाउंट हमें इन चीजों से लिंक करना चाहिए और एक अकाउंट हमें अलग रखना चाहिए जिसमें हमारा अमाउंट ज्यादा होता है। इसमें हमें बहुत थोड़ा अमाउंट रखना चाहिए। जो हमारे यूपीआई ऐप होते हैं इसमें अमाउंट थोड़ा रखना चाहिए जो हम डेली लाइफ में हम यूज करते रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा मेन अकाउंट है उसमें जिसमें पैसे ज्यादा है उसको यूपीआई पेमेंट सिस्टम से कनेक्ट नहीं करना चाहिए और एक ऐसा जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं उसमें अपना अमाउंट कम जरूर रखना चाहिए। तो इस तरीके का ये बहुत अच्छा सुझाव है। जी, आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे दर्शकों को जो हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप उनको क्या एक ऐसी सलाह देना चाहेंगे जिससे भविष्य में होने वाले साइबर फ्रॉड से या भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के स्कैम से वो अपने आप को सुरक्षित रख सके? सबसे पहले ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करिए, अपने पासवर्ड को मजबूत बना के रखिए और हम फ्री वाईफाई जब भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो फ्री वाईफाई का यूज बिल्कुल ना करें। फ्री वाईफाई का मतलब कि हमें कहीं अपना वाईफाई यूज करते हैं, किसी का हॉटस्पॉट ऑन है हम कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा। कि फ्री में मिल गया मुझे, किसी का पासवर्ड लॉक नहीं लगा हुआ है तो फ्री में वाईफाई कनेक्ट होता है। रेलवे स्टेशन पे फ्री वाईफाई मिलता है कई जगह पर, कई होटल्स में फ्री वाईफाई मिलता है। तो जब हमें फ्री वाईफाई ऑन करके ट्रांजेक्शन्स नहीं करने चाहिए। अच्छा। नहीं तो क्रिमिनल्स वाईफाई के राउटर के थ्रू हमारी डिवाइस के अंदर घुस सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है? ऐसा भी पॉसिबल है। इसलिए फ्री वाईफाई या फ्री इंटरनेट कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा। हमेशा जब भी ट्रांजेक्शन्स करें तो हमें हमेशा अपना ही मोबाइल जो इंटरनेट डेटा है उसी का यूज करके ट्रांजेक्शन्स करना चाहिए। अगला आता है फोन में एंटीवायरस को जरूर डालकर रखें। अच्छा। जिससे कि हमारा फोन जो भी वायरसेस आते हैं उनसे सेफ बना रहे और एंटीवायरस को उसके साथ अपडेट भी करते रहें। इसके साथ ही फिशिंग ईमेल बहुत आते हैं आज के टाइम। फिशिंग ईमेल क्या होता है? वो ईमेल जिसमें कुछ ना कुछ लालच होता है। अच्छा। ऐसे ईमेल को हम फिशिंग बोलते हैं। आज के टाइम बहुत सारी कंपनियों के पास फिशिंग ईमेल्स आ रहे हैं। अब फिशिंग ईमेल कैसे आ रहे हैं? जैसे किसी कंपनी के पास कोई फिशिंग ईमेल आया, उसके साथ में कोई लिंक भी होता है और वो उससे कंपनी से रिलेटेड ही वो ईमेल को इस तरीके से तैयार कर देते हैं कि जिस कंपनी के पास ईमेल आया है उनको लगे कि ये सही ईमेल है। अगर बाई चांस उन्होंने उस लिंक पर उसको ओपन कर दिया, तभी बोलते हैं अननोन ईमेल पर को भी कभी ओपन नहीं करना चाहिए। तो अगर कंपनी ने उस ईमेल को ओपन कर दिया, उस लिंक पर क्लिक कर दिया, तो वो लिंक आपके सिस्टम को लॉक कर सकता है। अच्छा। अभी कुछ कंपनियों के साथ हुआ था, एक अटैक हुआ था, रैनसमवेयर अटैक। अच्छा। रैनसमवेयर एक अटैक ऐसा अटैक है जिसमें अगर आप ईमेल के थ्रू कोई लिंक आता है, कोई फाइल आती है, उसको डाउनलोड या इंस्टॉल कर लेते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो वो आपके सिस्टम को लॉक कर देता है। अच्छा। और कुछ ही टाइम के बाद फिर
फ्रॉडस्टर आपसे कम्युनिकेट करता है अच्छा। कि आपका सिस्टम लॉक हो गया, अब आप इतना पैसा ट्रांसफर करिए तब आपका सिस्टम लॉक होगा। वो क्या करते हैं, आपके सिस्टम को इनक्रिप्ट कर देते हैं, मतलब एक पूरा सिस्टम लॉक हो जाता है और आपका डेटा एक इस तरीके से इनक्रिप्ट हो जाता है कि वो आपको डाटा भी कुछ समझ भी नहीं आएगा। अच्छा। एक ऐसी कोडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो डिमांड करते हैं पैसों की, अच्छा। इसीलिए इसको नाम दिया है रैंसम वेयर, मतलब पैसा मतलब रैंसम। वो रैंसम की डिमांड करते हैं। अच्छा। और आपने पैसा कि इतना पैसा दीजिए, उसके बाद मैं आपको कोड बताऊंगा, उसकी हेल्प से ये खुलेगा आपका सिस्टम। अच्छा, पैसा देने के बाद वो बता देते हैं, कोड क्यों नहीं नहीं, बताते? जब अब वो डिमांड करते हैं, आपने चलो उनको पैसा ट्रांसफर कर दिया, फिर वो और फिर वो मांगते हैं। कहेगा इतना पैसा और डालिए तब आपको बताएंगे। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब है, कभी भी अननोन ईमेल्स भी आते हैं तो उनको भी ओपन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के अटैक को बोलते हैं रैंसम वेयर अटैक, जो कि हमारी पूरे सिस्टम को इनक्रिप्ट कर देते हैं और रैंसम की डिमांड करते हैं। तो इस तरह की ये चीजें हैं। फ्री वाईफाई, ओटीपी नहीं बताना चाहिए किसी को, एंटीवायरस को डाउनलोड करके रखना चाहिए, सिस्टम को अपडेट करते रहना चाहिए लगातार, पासवर्ड्स को चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है, अननोन लिंक पर कभी क्लिक नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो हम साइबर क्रिमिनल से इस साइबर स्पेस में बच सकते हैं। आज इस पॉडकास्ट में कई अहम मुद्दों पर बात की। आज हमने जाना कैसे हम अपने आप को साइबर फ्रॉड से बचाएं, कैसे साइबर फ्रॉड में यदि आपके पैसे ठगी का शिकार हो रहे हैं तो आप कैसे उनको वापस पाएं, हमें अपने फ़ोन को कैसे यूज़ करना चाहिए, हमें सोशल मीडिया के पासवर्ड कैसे बनाने चाहिए, फिशिंग ईमेल क्या होते हैं, कैसे हम उनसे बच सकते हैं, और किस प्रकार से साइबर फ्रॉड करने वाले किन किन तरीकों से आपके साथ साइबर फ्रॉड कर सकते हैं। मैं मोहन दीक्षित जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आप यहाँ आए और आपने हमारे दर्शकों को अहम जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ कि आपकी इस जानकारी से हमारे दर्शक आने वाले समय में फ्रॉड से बच सकेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करेंगे ताकि और लोगों को इस बारे में जानकारी और उनके साथ फ्रॉड होने से बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।